किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लेके आ रहा हूं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है वही हमारा किसके बराबर होगा, वही पोटेंशियल के बराबर होगा। सिंपली ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊंगा तो आप सभी को इजीली चीजें समझ में आएंगी, और अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूंगा ना तो आप लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। और अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लोगे। अगर पैरेलल सीरीज की बात हम लोग यहां पे करते हैं तो आ गया भाई। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में, कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्या होती है, साथ ही साथ कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से आप सभी को देख लेनी है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक मोटिवेशनल कोड की, जो है राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी कि जिसने दिन रात मेहनत की है ना यार, एंड में उसको उसका बेनिफिट होगा और सिलेक्शन लेगा जो उसने अपनी मंजिल बनाई है, चाहे नीट, जेई, सीयूईटी, जो भी उसने डिसाइड किया उसके अंदर वो सिलेक्शन लेके एकदम भीड़ के अंदर अलग ही लेवल पे चमकने लगेगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इस चैप्टर की जब बात की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। 5 से 6 सवाल आप सभी को इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं अगर हम लोग सीयूईटी की बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस की जब बात की जाती है तो वो इसी चैप्टर से पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, इसके पहले टॉपिक की तरफ चलते हुए चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए देखो, अगर मैं कोई टर्म की बात करूं तो वैसे तो आप लोग इसको नहीं समझ सकते हो। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंसीडर करते हैं कि मेरा मान लीजिए कोई भी इंफिनिटी के ऊपर एक पॉइंट है, और इंफिनिटी से अगर मैं उस पॉइंट से किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लेके आ रहा हूं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है वही हमारा किसके बराबर होगा, वही पोटेंशियल के बराबर होगा। सिंपली ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चार्ज कौन सा होगा, वर्क डन को अगर आप लोग पोटेंशियल के बराबर कर रहे हो तो उसके लिए होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। यार मान लीजिए मैं सिंपल ये कहता हूं कि सर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को पहले इसी से कनेक्ट करता हूं जिससे आप सभी को चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी आप लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए मैं अगर यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग को चलाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे देखोगे। मान लीजिए यार मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, क्या है, चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है। अगर ये क्यू चार्ज है, इससे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, पी पॉइंट है, ठीक है जी। अगर ये पी पॉइंट है और पी पॉइंट की दूरी जो यहां से है ना वो आर है, अगर इस आर दूरी के ऊपर पी पॉइंट है, क्यू चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा। अभी आप लोग आगे जाके देखोगे जस्ट लगभग 10 मिनट के बाद में कि आप लोगों के पास अगर कोई भी एक चार्ज है उसकी वजह से किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे और उसको आप लोग समझ लोगे इजीली। तो सबसे पहले अगर इस पी पॉइंट के ऊपर बात करता हूं तो पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर आप सभी का होता है, ठीक है जी। पोटेंशियल, अगर इतना पोटेंशियल है इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आप मुझे बताइए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोला कि सर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट है, एक बी है, एक मेरे पास क्या है भैया, ए पॉइंट है, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या किया, एक चार्ज है उसको इंफिनिटी से उठा के लेके आया हूं। क्या किया मैंने, इंफिनिटी से उठा के लेके आया हूं। कौन सा है, क्यू नॉट है। और क्यू नॉट को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, टेस्ट चार्ज आप सभी इसको बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, टेस्ट चार्ज आप सभी बोल रहे हो। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये टेस्ट चार्ज है तो, अगर ये टेस्ट चार्ज है, मुझे एक चीज बताइए, यहां पे एक चार्ज है और यहां पे सिंपली मैं बोलता हूं यार इसकी जो दूरी है इस क्यू पॉइंट से वो कितनी है भाई, एक्स डिस्टेंस के ऊपर है ए पॉइंट, ठीक है। अगर x डिस्टेंस के ऊपर a पॉइंट है, अब सबसे बड़ी बात मेरे सामने आई कि यार अगर a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और आपको पता है कि ये चार्ज है। आपने फोर्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि भैया अगर 2 चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स तो लगेगा ही, ऑब्वियसली बात है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, ये इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, बिल्कुल करेक्ट बात है। और इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे जाना है, अगर इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे जाना है कि भैया मैं ए पॉइंट पे बैठा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि यार अगर इस पी पॉइंट है, पी पॉइंट की बात यहां पे कर रहे हो, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं और मेरे पास क्या है, चार्ज क्या है, क्यू है। अगर इस क्यू चार्ज की वजह से मैं देखूं, क्या देखूं, इस क्यू चार्ज की वजह से देखूं ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा भैया, वी होता है, ठीक है जी। और अगर बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखूंगा तो वी भी आप सभी का है, बोलो राइट है सर। अगर आप सभी को इस डायरेक्शन के अंदर अपने आप को लेके जाना है तो उसके लिए आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट जो आप लोगों का ये फोर्स है उसके। यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूं कि अगर ये एक्स डिस्टेंस थी, आप सभी यहां पे चले कितने हो, dx अगर आप लोग यहां पे
पे मूव करे हो, और इसके लिए आप लोगों ने वर्क डन कितना किया है, DW आप लोगों ने वर्क किया है। अगर इसी तरीके से कंप्लीट मुझे उस डिस्टेंस को कंप्लीट करनी है तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ता है, W आप सभी को वर्क करना पड़ेगा कंप्लीट के लिए, क्योंकि DW मिला मिला के कंप्लीट क्या हो जाएगा, W आप सभी का हो जाता है। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि यार इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर आप सभी का होता है वर्क डन के, क्या होता है बेटा, वर्क डन, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है बेटा, टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज कौन सा है, जिस चार्ज को आप लोग यहां पे मूव करा रहे हो, टेस्ट चार्ज की बात है, तो ये हो जाएगा वर्क डन आप सभी का। अगर वर्क डन की बात आप लोगों ने यहां पे कर लिया तो आइए देखते हैं कि भैया VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज है, और मैंने एक सिंपली बोला कि VB माइनस VA है, और ये मैंने बोला कि वर्क डन है, तो वर्क डन को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और नीचे क्या हो जाएगा, बोला सर Q0 है, ठीक है, Q0 है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, कंप्लीट मैंने वर्क डन को उठा रहा हूं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहे हैं और आपको P पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो DW इस तरीके से आप लोगों को वर्क करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q0, तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, यही तुम्हारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है बेटा, यही तुम्हारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तुम्हारा हुआ यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आप सभी का हो जाएगा, तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि सर मुझे तो यहां पे पोटेंशियल चेक करना है, पोटेंशियल बताओ किसी पॉइंट पे कितना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये कंसीडर करता हूं कि जो ये मेरा ए पॉइंट है इसको मैं इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेता हूं। मैं बोलता हूं कि ये जो ए पॉइंट है ना वो कहां पे है, इन्फिनिटी के ऊपर है। अगर कोई भी पॉइंट है वो इन्फिनिटी के ऊपर है तो आप सभी जानते हो कि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हम लोग लेके चलते हैं। अब ऐसा क्यों सर, उसके पीछे का रीजन ये है कि आप सभी ने देखा है कि अगर आर की बात करोगे, अगर कोई पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो गई है तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल आप सभी का कितना हुआ, जीरो। तो मैंने कंसीडर किया कि ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट प्रेजेंट एट इंफिनिटी, कि भैया इंफिनिटी के ऊपर है, ठीक है, इंफिनिटी के ऊपर है। तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि भैया पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोला सर ये जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W अपॉन में Q0, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे VB की बात कर रहा हूं, आपको पता है A की पोटेंशियल है तो इसको V की फॉर्म में कंसीडर कर लो, तो W अपॉन में क्या हो जाएगा, Q0 आप सभी का हो जाता है। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल आप सभी का कहलाएगा। अब यहाँ पे कई बार आप सभी से 1 वोल्ट की बात कर लेते हैं कि 1 वोल्ट जो है उसके बारे में बता दीजिए क्या होता है। 1 वोल्ट आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे कि भैया अगर मेरे को 1 वोल्ट बोलना है तो ये V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कब बोल सकते हो, मैंने बोला कि अगर कोई भी तुम्हारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको लेके आने के लिए अगर इंफिनिटी से 1 जूल काम करना पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 वोल्ट आप सभी इसको कह देते हो। क्या कह देते हो, 1 वोल्ट आप सभी इसको कह देते हो। तो याद रखना 1 वोल्ट की आप सभी से कई बार परिभाषा पूछ लिया जाता है, कई बार आप सभी से छोटी छोटी चीजें इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैंने आप सभी को पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी यहां पे बता दिया है। तो यही टर्म यहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख ली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है। कि मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूं कि सर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं देखना चाहता हूं कि यार मेरा कितना पोटेंशियल होगा, उसकी जिक्र मैं यहां पे करना चाहूंगा। तो चलिए मैंने बोला कि यार मेरे पास चार्ज है, देखो डायग्राम यही रहने वाला है, सारी चीजें यही रहेंगी, बस समझाने के लिए चीजें होंगी। मैंने बोला कि यार अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, मैंने बोला कितना चार्ज है, मैंने बोला Q चार्ज है। अगर Q चार्ज है तो Q चार्ज से मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, ये P डिस्टेंस के ऊपर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो यहां से इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R है, और P पॉइंट है हमारा जिसके ऊपर मैं पोटेंशियल लेके आना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि भैया कितना पोटेंशियल होता है। तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी एक Q चार्ज है, P पॉइंट है, उसकी दूरी कितनी है, R है। अब यहीं से मैंने आगे कंसीडर किया क्या बेटा, यहां से मैंने कंसीडर कर लिया एक है मेरे पास B पॉइंट और एक है मेरे पास A पॉइंट, ठीक है जी, मान लिया गया है। और मैंने बोला कि यहां से जो इसकी पॉइंट की दूरी है वो कितनी है, x है। किसकी है, x है। किसकी, A की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अब आपने क्या किया, इंफिनिटी के ऊपर एक आपका टेस्ट चार्ज था। क्या है, इंफिनिटी के ऊपर आप सभी के पास एक टेस्ट चार्ज है, उसको उठा के लेके आए कहां पे, A के ऊपर। और आप लोग क्या कर रहे हो, इसको मूव करा रहे हो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ। क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ। एक चीज मुझे सिंपली मैं आप सभी से बोलूंगा, सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने बोला कि यार अगर आप लोग यहां पे बोलते हो कि सर अगर ये चार्ज है
पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। किस डायरेक्शन के अंदर लगाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स लगाएगा। और आप जा कहां रहे हो, मुझे सर इस डायरेक्शन के अंदर जाना है। किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, मुझे जाना है इस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना है। इस डायरेक्शन के अंदर अगर आगे मुझे बढ़ना है तो इसके लिए तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी मैं आगे जा सकता हूं, अदरवाइज मैं आगे नहीं जा सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि सर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, और मैंने बोला कि अगर ये एक्स डिस्टेंस है, और हमने बोला कि यार अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो इसके ऊपर पोटेंशियल मान लीजिए VA है, इसके अंदर पोटेंशियल मान लीजिए VB है, और इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, जितने ये पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं वो dx है, और dx अगर ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके लिए dw क्या कर रहे हैं, ये वर्क करेंगे। ऑब्वियसली बात है, देखो आप खुद जानते हो कि अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है और इस फोर्स के अगेंस्ट अगर आपको आना है तो इसके खिलाफ आपको वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क आप लोग नहीं जा सकते हो। जैसे सिंपली मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई भी पानी की बाल्टी है, उसको उठाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी अपने आप पानी की बाल्टी आ जाएगी, नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने एक अलमीरा है, और अलमीरा को अगर आप लोगों को क्या करना है, दूसरी तरफ खिसकाना है, तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के वो अपने आप थोड़ी हिल जाएगी। तो यही सारी चीजें कि यार अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है अगेंस्ट दी फोर्स, तो उसके लिए आप लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर वर्क डन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, भैया हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन की बात अगर हम लोग करते हैं, और मान लीजिए ये वर्क डन कितना है, dw वर्क डन है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे आप लोग बोलोगे फोर्स इतना है f है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx है, और cos थीटा आप सभी का हो गया है। अब मेरे को बताइए थीटा कितना हुआ। बोला सर थीटा की जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इस डायरेक्शन में 180 डिग्री आप सभी का हो गया। अगर ये 180 डिग्री हो गया तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का f dx आप सभी का हो जाएगा। ये इक्वेशन आप सभी की 1 हो गई है। अब सबसे पहले मेरे को बताओ कि यहाँ पे फोर्स का टर्म आया है, अगर ये फोर्स का टर्म आया तो फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा। फोर्स कितना हो जाएगा, बोला सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हम लोग बात करते हैं, फोर्स हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो कूलम्ब फोर्स की बात की है। ठीक है यार, अगर ये तुम्हारे पास एक चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर x है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, बोला सर k q नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया जी, एक्स स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर हो गया तो तुझे फोर्स भी मिल गया, तुझे डिस्प्लेसमेंट भी तेरे को पता है, तेरे को स्मॉल वर्क भी पता है, तो क्या होगा, बोला सर अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहां से हो जाएगा भैया dw इज इक्वल टू माइनस का f है, f की जगह मैं लिख सकता हूं k q नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा dx। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात है यहां पे दिमाग लगाने की, सर ये तो छोटा सा वर्क मिला, ये तो छोटा सा वर्क मिला है, मुझे तो कंप्लीट वर्क चाहिए। अगर कंप्लीट वर्क चाहिए तो पहले जीरो से भैया W की तरफ सीधा सिंपल आप लोग मान सकते हो कि जो मैक्सिमम वर्क होगा वो कितना हो सकता है, W हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि कम होगा, मैक्सिमम वर्क क्या हो सकता है, W आप सभी का हो सकता है। ठीक है जी। अगर ये W हो सकता है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोला सर इसका मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो ये मैंने इंटीग्रेशन किया, ये क्या बन गया है, W बन गया है। यहां पे क्या होगा, बोला सर इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं कहां से किसी चार्ज को उठा के लेके आ रहा हूं, बोला इंफिनिटी से। कहां पे मुझे लेके जाना है, बोला सर P पॉइंट के ऊपर, और P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R है। कहां से, उस चार्ज से। यानी कि सिंपली मैं बोलूंगा कि मुझे क्या करना है, इंफिनिटी से R के ऊपर उस चार्ज को लेके जाना है। तो इंफिनिटी से R के ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई है। ओके, अगर ये हो गई है तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे देखोगे तो माइनस का Q नॉट तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से R आप सभी का हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर dx आप सभी का हो गया। अगर यहां पे आप लोगों को पता हो तो x स्क्वायर अगर नीचे है तो इसका डायरेक्ट आप लोगों का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऊपर उठा के ले जाता हूं। क्या करता हूं, ऊपर उठा के ले जाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अगर 1/x स्क्वायर कहीं लिखा होता है तो इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो x-2 भी आप सभी इसको लिख सकते हो, दोनों ये बराबर ही है। अगर x-2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोला भैया माइनस का k q नॉट, और ये हो जाएगा आप लोगों का इंफिनिटी से R आप सभी का हो जाएगा x की पावर -2 dx आप सभी का हो जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन में आप सभी को कोई भी x की पावर n दे रखा होता है तो इसका सोल्यूशन हो जाता है xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 आप सभी का हो जाता है। ठीक है, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 आप सभी का हो जाता है। यानी कि सर यहां पे लिखोगे माइनस का k q नॉट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला सर इसकी वैल्यू हो जाएगी x-2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, और यहां पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से R आप सभी का हो जाएगा। चलिए अब यहां पे देखिए ये x-1 हो जाएगा, नीचे -1 हो जाएगा, तो इसको जब आप लोग ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस का 1/x हो जाएगा, और माइनस का जब 1/x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा k q नॉट, और यहां पे बन जाएगा 1/x। ठीक है जी, और ये हो जाएगा इंफिनिटी से R। तो इसके अंदर वैल्यूज को पुट करिए तो क्या बन जाएगा, बोला सर k q नॉट और 1/r
-1/∞। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई है, तो ये क्या आ जाएगा, बोला सर के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर आप सभी का आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये तुमने क्या निकाला है भैया, वर्क डन निकाल लिया। ये तुमने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। अगर ये वर्क डन आप लोगों ने निकाल लिया है तो क्या आप लोगों ने यहां पे कंसीडर क्या किया है, अब मैंने ये कंसीडर किया है कि ये जो ए पॉइंट है उसको इन्फिनिटी के ऊपर कंसीडर किया है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाता है, बोला सर पोटेंशियल आप सभी का हो जाएगा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या होता है, टेस्ट चार्ज की बात है। वर्क डन कितना हो गया, बोला सर के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट और इनटू में क्या हो जाएगा, ये देखो इनटू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आर। ठीक है जी, यहां से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, बोला सर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो V इज इक्वल टू आप सभी का आ जाएगा के क्यू बाई आर आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा। इसी को आप लोग लिख सकते हो, के को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा भैया क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, किसी भी एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो कितना होता है, इतना होता है। इसको आप सभी को दिमाग के अंदर रखना है। इससे पहले मैंने यहां पे लिखा भी था, देखो ये रहा, क्या लिखा था मैंने, के क्यू बाई आर लिखा था, के क्यू बाई आर मैंने लिखा था और मैंने बोला था कि अगले स्लाइड पे मैं आप सभी को इसके बारे में जिक्र करने वाला हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया किसी भी पॉइंट की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है उसके बारे में हम लोगों ने यहां पे जान लिया है। अब सबसे बड़ी बात मैं यहां पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, अब यहां पे होता है कई बार मान लीजिए बहुत सारे क्या एक पॉइंट के ऊपर मुझे बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या होगा, तो उसकी बात भी एक बार थोड़ा दिमाग में ले आते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि सर मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि भैया बहुत सारे चार्जेस हैं, उसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो कैसे होगा। बोला सर इसका एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा है वो आप लोगों का एक सवाल होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं उसकी बात करता हूं, उसके थ्रू आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। मान लीजिए मैंने बोला कि सर इसके ऊपर यहां पे कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, और मैं ये बोलता हूं कि यहां पे कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, बताइए क्या होगा। इस ए पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्या होगा। और अगर इनकी डिस्टेंस की अगर आप लोग बात करते हो तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये मान लीजिए 2L है, ये मान लीजिए कितनी है भैया जी 2L है, तो अगर ये 2L है तो बताइए। अब मुझे एक चीज दिमाग में बिठानी है कि सर अगर इस एक पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो भैया आप जानते हो इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, ठीक है जी, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। यानी कि सर जितने भी ये चार्जेस है ना, इन सभी की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा और नेट पोटेंशियल जो निकलेगा वो किसकी वजह से निकलेगा कि भैया मान लीजिए इसकी वजह से कितना होगा V1 मान लीजिए, इसकी वजह से V2 मान लीजिए, इसकी वजह से V3 मान लीजिए, इसकी वजह से V4 पोटेंशियल मान लीजिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा, बोला भैया V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस में क्या हो जाएगा V4। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पोटेंशियल निकालना होता है और आप सभी जानते हो कि सर अगर यहां पे 1 के लिए निकालना है तो किस तरीके से आप लोग चीजों को करने वाले हो, चीजों को समझने वाले हो, तो उस तरीके से आप लोगों को यहां पे करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये टोटल पोटेंशियल आप सभी का इस तरीके से निकलता है अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालना है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो कि भैया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V आना आप सभी का हो गया। और ये कोई भी पॉइंट P मान लीजिए, अगर ये P पॉइंट है तो यहां से देखें अगर ये फर्स्ट चार्ज है तो 1P हो जाएगी डिस्टेंस, इधर की क्या हो जाएगी 4 है तो 4P हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, ये देखो जिस तरीके से ना 3P है 2P है, ये डिस्टेंस की बात करोगे तो 1P है। तो इस तरीके से डिस्टेंस आप लोग निकाल पाओगे। R का मतलब देखो एक्चुअली आप लोग चाहो तो सीधा सीधा निकाल लोगे R, लेकिन कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये किस किस के बीच की है। तो आप लोग कैसे डिफाइन करते हो, अगर मान लीजिए Q1 और Q2 चार्ज है, इनके बीच के डिस्टेंस की बात करोगे तो R12 लिख दोगे, नीचे क्या लिख दोगे R12, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना 1 और 2 चार्ज है उसके बीच के डिस्टेंस है, इसलिए आप लोग इसको इस तरीके से लिखते हो। समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आप सभी को ये करना जरूरी है और आप लोग कंप्लीट जब इसको लिखते हो, अगर आप लोग पास n है तो ये हो जाता है, यहाँ पे k क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे k बाहर ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। समीशन कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करना है तो i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे, बोला सर n पॉइंट तक जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, अब आपको पता है ना क्या बनता है, एक की वजह से क्या होता है k क्यू बाई r होता है, अब एक की वजह से ये होगा, दूसरी वजह की वजह से क्या होता है भैया अगर चार्ज अलग है तो उसकी वजह से अलग होगा। अगर मैं इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, बोला सर k Q1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R1P, डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1P, R1P आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1P आप सभी का हो जाता है। यानी कि P तो आप लोगों का हर जगह आएगा ही आएगा, P तो आपका हर जगह आएगा, तो इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, बोला सर QI, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा RI
P आप सभी का हो जाएगा और ये आप लोगों का सबमिशन होता है। ये क्या हो जाता है बेटा? सबमिशन होता है जब आप लोग इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं, बहुत सारे सिस्टम आपको दे रखा है, उसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो। अब आती है सबसे काम की चीज। काम की चीज ये है बेटा कि देखो यहाँ पे क्या, उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि देखो अड्डा 24/7 सीयूटी की जब बात करते हैं तो सबसे बेस्ट टीम आप सभी की है। यहां पे एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को आप सभी को यहां पे बताया जाता है। चाहे आप लोग किसी भी टीचर की बात कर लो, चाहे शशांक सर हुए, रुबैका मैम हुई, या चाहे आयुषी मैम हुई, सब लोग एक से बढ़ के एक धुरंधर आप सभी के लिए है अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप सभी को इन चीजों को कनेक्ट करना है। आप लोग हमारे साथ हमारे महापैक के अंदर जुड़ सकते हो या हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर आपको जुड़ना है तो Y485 लगा के आप लोग हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग हमारे पेड के अंदर पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग यहां पे देख रहे हो। इससे और नेक्स्ट लेवल पे हम लोग वहां पे जाते हैं, चीजों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो Y485 जो आपके भाई का कूपन कोड है, इसको लगा के एनरोल कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, सुनिए एक बार हम लोग देखना चाहेंगे कि अब आती है सबसे बड़ी बात जो आपको देखने की जरूरत है। मैंने बोला क्या कि सर अगर मेरे पास कोई भी एक डाइपोल है, डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर, उसके इक्वेटोरियल के ऊपर, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर या उसके एक जर्नल पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो कितना होगा, उसकी बात हम लोग यहां पे करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा इसकी एक्सियल पॉइंट के ऊपर। तो देखो कि अगर मैं बोलता हूं कि सर डाइपोल, सबसे पहले तो आपको डाइपोल के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस या सम डिस्टेंस। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने क्या निकाला था, बोला सर डाइपोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की बात करते हैं। ठीक है जी। और सेपरेटेड बाय, इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने क्या बोला था, 2a बोल दिया था। और यहां पे मैंने निकाला था डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू क्या था, Q2a आप सभी का था। यहां पे चार्ज का आपने क्या लिया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी। इसकी यूनिट की जब बात की जाती है तो कूलम मीटर आप सभी की यूनिट होती है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि सर अगर ये आपके पास डाइपोल है, इसकी वजह से इसकी जो एक्सियल पॉइंट है, यानी कि जो इसका एक्सिस है, एक्सिस पॉइंट के ऊपर कितना यहां पे पोटेंशियल होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। तीनों को मैं बता रहा हूं, जनरली जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए जर्नल पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में सिर्फ जर्नल पॉइंट के बारे में जिक्र होता है, बच्चों को पढ़ाया भी जर्नल पॉइंट जाता है। लेकिन देखो एक्सियल पॉइंट भी, इक्वेटोरियल पॉइंट और जर्नल पॉइंट, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठते हैं, चाहे नीट हुआ, चाहे जेईई हुआ, सीयूटी हुआ, सबके अंदर इससे रिलेटेड चीजें आती हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो इसके एक्सिस के ऊपर है। एक्सिस के ऊपर है उस पॉइंट की मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगा। मान लीजिए यार मेरे पास क्या है कि ये एक मैंने डाइपोल ले लिया है तो ये माइनस क्यू है, ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बेटा जी, 2a इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है जी, मैं मान गया। यहां से क्या हुआ, एक दूरी के ऊपर एक पॉइंट है P। मान लीजिए मैंने बोला कि सर इस दूरी है, ये दूरी है, दूरी के ऊपर क्या है, एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना है, क्या होगा। याद रखिएगा एक छोटी सी चीज, चाहे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो, चाहे यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हो, ऑलवेज आप सभी को विद साइन कंसिडर करना है जो भी चार्ज का है। आप लोगों को हमेशा अगर V इज इक्वल टू KQ/R लिख रहे हो, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो माइनस KQ/R ही लिखना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो कि भैया KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R है, और अगर Q1 Q2 में से एक भी अगर नेगेटिव है तो फिर आपको नेगेटिव के फॉर्म में ही उसको कंसीडर करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर सवाल का आंसर गलत आएगा और फिर आप लोग फंस जाओगे और एग्जामिनर आपका मोए मोए कर देगा। समझ में आ गई बेटा, क्लियर है सभी को। तो अगर ऐसा है तो मैंने बोला कि सर अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां से मैंने एक मिड पॉइंट लिया O, और इस मिड पॉइंट से अगर मैं यहां तक की डिस्टेंस की बात करता हूं तो मान लीजिए मैंने बोल दिया है ये क्या है, x है। क्या है, x है। अगर ये x डिस्टेंस है कहां से, या इसको x मान लीजिए या फिर r मान लीजिए, काम करते हैं r ले लेते हैं, x रहने दो, r ले लेते हैं क्योंकि जनरली मैंने r ही लिया है ना अभी तक, तो ठीक है r है, R है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये तुम्हारी A है। ठीक है जी। अगर मेरे से कोई ये बोलता है कि ये A पॉइंट है, ये तुम्हारा B पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या है, P पॉइंट है। ठीक है जी। अगर मैं बोलता हूं कि A से लेके P तक की डिस्टेंस है तो वो कितनी होगी, A से लेके अगर मैं P की बात करूंगा तो A से लेके P में क्या हो जाएगा। देखो हमें क्या निकालना होता है कि भैया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किस पॉइंट के ऊपर आप लोग निकालना चाहते हो उसकी बात है। मैं P पॉइंट के ऊपर प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, माइनस Q चार्ज है इसकी वजह से निकालना चाहता हूं। तो माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे अगर आप लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस की बात आएगी। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलो सर ये पूरी डिस्टेंस की बात करोगे तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A। क्या हो जाता है बेटा, R प्लस A।
और इसी तरीके से अगर मेरे को देखना है क्या, बोला सर मैं अगर यहां पे देखूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, बोला सर ये भी ए है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अगर ये ए है तुझे चाहिए प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट के लिए, तो यहां पे ये ए है तो आर में से अगर इस ए को हटा दोगे तो क्या ये डिस्टेंस बच जाएगी, क्या ये डिस्टेंस बच जाएगी। अगर मैं यहां पे लिखूं तो आर माइनस ए जो होगा वो इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी किसके बीच के, बी से पी की, यानी कि प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट के लिए। समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां पे चीजों को अब हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, पी पे बात करेंगे। तो कितना होता है भैया पोटेंशियल, पोटेंशियल हमने पढ़ के आए के क्यू बाई आर आप सभी का होता है, वी की बात करते हो तो पोटेंशियल की बात, तो यहां पे क्या हो जाएगा वी माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोला सर माइनस का के क्यू, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर प्लस ए हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से सेम अगर मैं लिखता हूं तो यहां पे लिखोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है जी। यहां पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या लिखोगे v प्लस क्यू लिखोगे इज इक्वल टू प्लस का क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी r माइनस ए आप सभी का हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। चलिए आइए, अगर तुझे इसके ऊपर नेट निकालना है, क्या करना है इसके ऊपर नेट निकालना है, तो कैसे निकलेगा अगर नेट निकालोगे, तो भैया मैं सिंपल बोलूंगा कि v नेट इज इक्वल टू आप सभी का क्या होता है, बोला सर देखो यहां पे प्लस बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो यार आप लोग समझ ही रहे हो b प्लस क्यू में, v प्लस क्यू में से v माइनस क्यू आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा जब लिखोगे। नहीं तो आप लोग एक चीज बताओ बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, देखो अगर r में से कोई चीज निकलती है तो ये छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है ये बड़ा होगा। ये अगर यहां देखोगे तो यहां पे आप जानते हो कि r में अगर कोई चीज जुड़ती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू क्या होती है कम। तो यार बड़े में से छोटा घटाया जाता है ना, बड़े में से छोटे वाले को निकालते हो, ऐसा थोड़ी है कि छोटे वाले में से बड़े वाले को निकालोगे, नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा के क्यू यहां पे हो जाएगा आर माइनस ए, क्या हो जाएगा के क्यू आर माइनस ए, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। तो भैया यहां पे क्या करिए के क्यू को बाहर ले जाइए, के क्यू को बाहर लेके जाओगे तो इसका क्या ले लीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, तो आर माइनस ए हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा, ठीक है जी, आर प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो देखो आर माइनस ए से आर माइनस ए गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर आर प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो ये इससे ये गया माइनस साइन आएगा, तो माइनस का आर हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है जी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा प्लस सर के क्यू टू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो a माइनस बी है a प्लस बी है, तो क्या बन जाता है ये तुम्हारा बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये आपका बन गया। अगर ये बन गया तो ये तुम्हारा क्या है v नेट चल रहा है। अगर ये v है तो यहां से देखिए अगर एक टर्म को देखना चाहोगे तो एक चीज मुझे बताइए, क्या Q2a अभी आपने देखा था Q2a क्या हो जाता है, बोला सर Q2a की अगर मैं बात करता हूं क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाता है P इज इक्वल टू Q2a, क्या होता है Q2a की बात करते हैं, P इज इक्वल टू क्या हो जाए Q2a आप सभी का हो जाता है। अगर ऐसा है तो यहां पे रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मुझे बताइए क्या आर के कंपैरिजन में ए बहुत छोटा है या नहीं है, आर के कंपैरिजन में ए बहुत छोटा है। अगर आर के कंपैरिजन में ए बहुत छोटा है तो आप लोग सीधा बोलोगे कि आर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, ठीक है जी। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां से ये क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर के पी बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, ये तुम्हारा किसी भी अगर डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो वो तुम्हारा ये आ जाता है, क्या हो जाता है के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या इसी को आप लोग लिख सकते हो क्या, के की वैल्यू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा पी बटे में आर स्क्वायर। तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो ये आप सभी का यहां से आता है, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एक्सियल पॉइंट के ऊपर होता है। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं, दूसरा देखते हैं जो आप लोगों का क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, और थर्ड में आप लोगों को यहाँ पे जर्नल पॉइंट की बात करूंगा। तो यहाँ पे इतने में हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर क्या चीजें होती हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हो गई है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, जर्नल पॉइंट की। किसकी बात कर लेंगे यहाँ पे, जर्नल पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी, जर्नल पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं,
जर्नल पॉइंट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट की। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? बोला सर इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब यह है कि जो 90 डिग्री पे है हमारे डाइपोल से, इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे है तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया कि भैया यहां पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं डाइपोल, ठीक है जी। ये मैंने यहां पे डाइपोल कंसीडर कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? बी पॉइंट, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट ओ, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है कितनी हो जाएगी? 2a आप सभी की हो जाती है। अगर ये 2a है तो यहां से आप सभी जानते हो क्या होगा? बोला सर इतना ये जो होगा ये होगा a, और इतना जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा a, ठीक है। यहां से एक ले लो 90 डिग्री पे जो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट 90 डिग्री पे मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90। यहां से मैं निकालना चाहता हूं कि ये भैया तुम्हारा क्या है? पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट के ऊपर वी निकालना चाहता हूं, यानी कि पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। यहां से इसकी दूरी निकाल लो, यहां से इसकी दूरी निकाल लो। तो सबसे पहले मुझे बताइए, देखो यहां से अगर ए से पी की दूरी की बात करोगे तो आपको पता है ये ए है, और हम लोग जो मिड पॉइंट है उससे इसकी दूरी मानते हैं वो क्या होती है? आर होती है। अब आप जानते हो कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो ये आर है, ये ए है, तो अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा? प्लस सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर बात करोगे बीपी की, तो ये भी क्या हो जाएगा? बोला पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया होगा? तो ये क्या हुआ? देखो यहां पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे क्या है? यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो भैया पोटेंशियल देखोगे क्या हो जाएगा? ये ए है, तो यहां पे ये कितना चार्ज था? माइनस क्यू चार्ज है। ये तुम्हारा क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है जी। तो यहां पे बोलोगे कि भैया माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा? देखो वी पे अगर बात करोगे वही सेम चीज है कि भैया वी माइनस क्यू की वजह से, वी प्लस क्यू की वजह से। तो वी प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज है, प्लस में वी माइनस क्यू की वजह से जो है पोटेंशियल, उन दोनों को आप लोग यहां पे लिखोगे। तो यहां पे लिख लो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा भैया v माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो क्या बोला सर चार्ज है, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा? अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? ये आपका हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, एक तो ये हो गया, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो v प्लस क्यू है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसा है तो v प्लस क्यू से क्या हो जाएगा? बोला सर के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास दोनों आ गए भैया, दोनों आ गए। क्लियर बात है? दोनों आप सभी के पास आ गए कि भैया v प्लस क्यू की वजह से कितना होगा और v माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, जो हमने यहां पे देख लिया है कि भैया के क्यू बाई ये है। अगर नेट निकालना है तो नेट निकाल दीजिए। तो नेट क्या हो जाएगा? बस सर अगर इनका नेट की वैल्यू की बात करोगे तो सिंपली मैं अगर यहां पे लिखना चाहूंगा, इधर ही लिख देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर नेट निकालोगे तो v इज इक्वल टू वी प्लस क्यू माइनस प्लस में क्या हो जाएगा? v माइनस क्यू। तो आप वैल्यूज को रखिए। सबसे पहले इसकी वैल्यू रखोगे, क्या हो जाएगा? प्लस सर के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा? बोला सर के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो आप खुद देखिए कि सर ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, दोनों अगर वैल्यू सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, यानी कि v कितना आ जाएगा बेटा? 0। आपको याद रखना है कि भैया अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है तो उसके ऊपर अगर हमसे पोटेंशियल पूछा जाता है तो वो कितना होता है? 0 होता है बेटा। ये सवाल सीयूईटी के अंदर भर भर के पूछा गया था, सीयूईटी के अंदर भर भर के पूछा गया था। तो सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा सीयूईटी के अंदर। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी जो टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कहां पे है? ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, वो क्या है? 0 होगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल पॉइंट की बात करते हैं। जर्नल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो अब यहां पे मैं ले लेता हूं जर्नल पॉइंट, कोई भी एक जर्नल पॉइंट ले लो। तो मैंने इस तरीके से रखा है क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल, आप लोगों की जो एनसीईआरटी है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बना रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन आप सभी को हो जाता है। तो यहां से क्या हुआ? देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊंगा तो आप सभी को इजीली चीजें समझ में आएंगी, और अगर मैं थोड़ा सा भी इसको मॉडिफाई कर दूंगा ना तो आप लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप लोगों को दिक्कतें ना हो इसलिए मैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले देखो ये हमने क्या ले लिया है? ये तुमने ले लिया है ए पॉइंट है, ठीक है जी। ये प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू है, ओके जी। इन दोनों के बीच का ये क्या है? मिड पॉइंट है, जो क्या है तुम्हारा
O है, ठीक है। अगर O है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करना चाहूंगा। देखो आपको पता है कि अगर ये पूरी डिस्टेंस की बात करते हो 2a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है। अब जर्नल पॉइंट लेना है, यानी कि सर इसकी एक्सिस पे नहीं लेना है ना इसके 90 डिग्री पे लेना है, एक जर्नल पॉइंट लेना है, कहीं भी ले लो। मैंने एक जर्नल पॉइंट लिया उठा के और मैंने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। किसी को दिक्कत होगा? बोला भैया बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, जर्नल पॉइंट ले लिया। अगर ये जर्नल पॉइंट हो गया है तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से मिला देता हूं। तो ये मैंने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है भाई साहब। यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है भाई साहब, ओके डन। अगर ऐसा है तो चलिए अब आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब आप खुद बताना मुझे, देखो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बोला भैया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये इस तरीके से है, ओके मान लिया गया। अब मैंने बोला कि सर ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये कितनी है बेटा, ये है r, ओके डन है। और ऊपर वाली को मैं मान लेता हूं क्या है, R1 है, ठीक है, R1 है। नीचे वाली को मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, तुम्हारी R2 है। अभी R1 और R2 की वैल्यूज निकालेंगे, मैंने सिर्फ सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया कि R1 ये है, R2 ये है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर, और पॉइंट P कहां पे, यहां पे है, तो इजीली मैं निकाल सकता हूं। R1 डिस्टेंस है तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, पोटेंशियल ड्यू टू, लिखिए एक बार कॉपी के अंदर, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कितना हो जाएगा भैया पोटेंशियल ड्यू टू, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की बात करूंगा तो V प्लस क्यू आप सभी का हो जाता है, और कितना हो जाता है, बोला सर के क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R1 आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं माइनस की बात करता हूं तो पोटेंशियल ड्यू टू क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की जब हम लोग यहां पे बात करते हैं तो कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा V माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई R2 आप सभी का हो जाएगा। और अगर आप नेट निकालना चाहते हो तो क्या होगा, बोला भैया बड़े में से छोटे को हटा दो, नेट निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो नेट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, बोला सर V इज इक्वल टू V प्लस क्यू, प्लस में क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू, ठीक है जी। यहां पे हो जाएगा के क्यू R1 माइनस हो जाएगा के क्यू बाई R2 आप सभी का हो जाता है। यानी कि सर यहां से अगर मैं KQ कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, बोला सर ये बन जाएगा यहां पे R1 R2, और यहां पे R1 से R1 गया तो R2 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा R1। ये तुम्हारे पास काम हो गया। अब तुम्हें चाहिए सिर्फ R1 और R2 की वैल्यूज, अगर तुमने ले लिया तुम्हारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। सबसे पहले देखो मैं यहां पे देखना चाहूंगा, यार देखो ये दोनों बराबर तो नहीं है। अगर इनको बराबर करना है, कैसे बराबर कर सकता हूं, तो मैं इसको बराबर करने के लिए सिंपली मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया, और उसके बाद में ये वही है चैप्टर नंबर 10 में आप लोग पढ़ोगे ना कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो आपको पता है अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये इस तरीके से बराबर हो सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका एक्स्ट्रा पाथ है जो इसने ट्रेवल किया है। किस वाली ने, इस वाली ने एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको बोलूंगा तो यहां पे बोल सकता हूं, ये अगर O है, अगर ये अगर O है तो मैं बोलता हूं कि ये M है। यानी कि अगर आपको इसको बराबर करना है दोनों को, तो उस केस में आप लोग इसको बराबर इस तरीके से कर सकते हो कि R1 बराबर R माइनस कर दो OM, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है जी, दोनों बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूंगा तो आप सभी को पता है कि यहां से भी मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। जब दोनों को बराबर करना है तो ये बराबर करने के लिए मुझे इस तरीके से वो करना पड़ा, और यहां से मैंने क्या किया, इस लाइन को यहां से कनेक्ट कर दिया, ये लो इस लाइन को यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैंने मान लिया कि ये तुम्हारा क्या है, N है। यानी कि अगर अब मुझे R2 निकालना है तो उसके लिए मुझे ये वाला पार्ट इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा R के अंदर। तो R2 अगर मुझे निकालना है तो R में मुझे क्या करना पड़ेगा, ON जो है ना इसको जोड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी कहानी है कि ये OM कहां से निकलेगा, ON कहां से निकलेगा। अगर ये मेरा निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले कहानी देखिए भैया, OM कैसे निकल सकता है। देखो अब अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये यहां पे 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर डाला है हमने, 90 है। अगर ये 90 डिग्री, मैं इसको बोलता हूं ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो इधर वाला भी मैं थीटा है, क्योंकि अपोजिट एंगल है, थीटा है। अगर ये थीटा है और तुम्हें पता है कि इस वाले की वैल्यू तेरे पास है, इस वाले की वैल्यू है तेरे पास है, लेकिन OM की वैल्यू नहीं है, यानी कि ये तेरा किसका काम करेगा, बेस का, और ये तेरा किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का। ये तुम्हारा क्या करेगा, परपेंडिकुलर का। तो आप मुझे बताइए बेस और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन बताता है, कौन बताता है। बोला सर हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, लाल बटे कक्का आप सभी का होता है, ठीक है जी। यानी कि सर ये होता है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात है। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, कौन देगा, cos थीटा। यानी कि अगर cos थीटा मैं निकालना चाहता हूं तो बेस क्या हो जाएगा, बोलो सर ये OM है, OM डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस यानी कि H, और H क्या है, A है।
तो ये हो जाएगा ए। तो ये आप लोगों का हो जाएगा ओ एम की जब बात करोगे तो ये हो जाता है ए कॉस थीटा, ठीक है जी, मान लिया गया। अगर इसी तरीके से मैं आगे निकालूं, अगर इसी तरीके से मैं आगे निकालूं तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है जी। आपको मैं बोलता हूं, अगर इसी तरीके से मैं ओ एन निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, ओ एन निकालना चाहता हूं, तो ओ एन ये भी तुम्हारा क्या है, बेस है। यहां पे अगर इसकी बात करोगे ये 90 पे होगा, तो ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए कौन काम करेगा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, बोलो भैया ओ एन डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। तो ओ एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा आप सभी का बन जाता है। तो ये हो जाएगा ओ एम, ये हो जाएगा ओ एन, रख दीजिए, क्या हो जाएगा, बोलो सर आर, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा, ठीक है जी। यहां पे क्या हो जाएगा r प्लस में ए कॉस थीटा आप सभी का हो जाएगा, ठीक है जी। ये तुम्हारे पास हो जाता है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगर आ गया है तो चलिए दोनों वैल्यूज को रख दीजिए इसके अंदर उठा के और इनको कैलकुलेट कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, हमें तो पोटेंशियल चाहिए, हम लोग निकाल क्या रहे हैं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है जी। अगर निकाल रहे हैं तो रखिए, क्या हो जाएगा, बोला सर के क्यू, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा देखो नीचे R1 और R2, R1 और R2 की बात करोगे, R1 क्या है, ये हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा, और ये R2 क्या हो जाएगा, बोला सर R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है जी, ठीक है यहां पे। और अगर मैं यहां पे देखना चाहूं तो R2 क्या है, बोला सर R2 है R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, और R1 क्या है, ये है। तो माइनस का क्या हो जाएगा R हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है जी। यहां से देखो कैंसिल आउट करो, कौन कौन कट रहा है, इससे ये गया और ये हो जाएगा 2a। तो यार यहां से क्या हो जाएगा, बोला सर के क्यू 2a कॉस थीटा आप सभी का हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोला सर वही चीज बन गई है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी का बन गया है, ठीक है जी। अगर ये बन गया है तो अब यहां पे देखो वापस से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा Q2a, जो आप सभी का क्या होता है P होता है, बोलो हाँ या ना, P इज इक्वल टू क्या होता है Q2a, यानी कि डाइपोल मूवमेंट की बात है। अगर ऐसा है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक चीज बताइए, R के कंपैरिजन में A बहुत छोटा है, R के कंपैरिजन में A बहुत छोटा है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, बोला ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। तो आर ग्रेटर देन है ए से, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 होगा तो भैया फाइनल वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आप सभी का आ जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है आर स्क्वायर, या इसी को आप लोग लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास होता है किसी भी जर्नल पॉइंट के ऊपर। तो यही था पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है आर कॉस थीटा। तो ये आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यही हो गया। अब मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं, सुनना ढंग से, एक ज्ञान की बात बताता हूं। एक अगर ये फॉर्मूला याद है ना जर्नल पॉइंट, तो इसी से ही तुम लोग सारे काम कर लोगे। अगर जर्नल पॉइंट याद है तो तुम कर लोगे। देखो जर्नल पॉइंट की अगर बात करते हो तो मैं सिंपली बोलूंगा कि v इज इक्वल टू क्या है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, बोला सर आर स्क्वायर, ठीक है जी, मान गए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो किसकी, एक बार बात करता हूँ एक्सियल पॉइंट की, एक्सिस के ऊपर, एक्सियल के ऊपर थीटा क्या होता है 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि सर वो पॉइंट क्या होता है सेम उसी के डायरेक्शन में होता है। अगर ऐसा है तो कॉस अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री पे कितना हो जाता है 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है जी। यही तुम्हारा पहला था या नहीं था, क्या था के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्या यही था के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही था पहला। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं जो आप सभी का क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हो तो उस केस में थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 पे कितना हो जाता है बेटा 0। अगर 0 हो जाता है तो v कितना हो जाएगा भैया, v हो जाएगा 0। तो क्या तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर v तुम्हारा 0 था या नहीं था? तो इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो। मैंने तुम्हें पूरा का पूरा एक तरीके से ज्ञान का भंडार दे दिया है, इसको आप लोग देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। समझना आपके लिए जिम्मेदारी है, नहीं समझोगे तो बेटा दिक्कत की बात होती है। तो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर मैं इसकी बात करता हूं तो, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे पास आ गया है, ये तुम्हारे पास आ गया है, ठीक है जी, ये तुम्हारे पास आ गया है कि v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर आप सभी का है, और यहां से आप लोगों ने इसको लिख लिया है के पी की फॉर्म में, ठीक है जी। तो के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो आप लोग का, ये तो तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। जर्नल पॉइंट क्या होता है, जर्नल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है वी, और तुम्हारा एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितना क्या होती है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पे
समझ लिए। तो तीनों को मैंने बहुत डिराइव्ड मोड में आप सभी को समझा दिया है, जिससे आप लोग अगर बोर्ड के बच्चे हो या फिर आप सीयूईटी के बच्चे हो, सारी चीज़ों को आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया है, बहुत आसानी से चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। ठीक है, क्लियर है भाई? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक से पहले मैंने आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो। देखो, तैयारी करते सब लोग हैं भाई, तैयारी करते सब लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन वही लेता है जो मेहनत करता है। तो आप सभी को मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत कैसे होगी? मेहनत होगी एक अच्छे जगह, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को जुड़ के। तो आप लोगों को पता है YouTube के ऊपर सारी चीजें जो होती है ना, बहुत सेग्रीगेटेड फॉर्म में होती हैं, यानी कि अलग 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 रखी हुई होती हैं। तो उन चीज़ों को अगर आप लोग चाहते हो कि सर एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ लूँ, चीज़ों को अच्छे से कर लूँ और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाऊँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7। तो आप लोग हमारे महापैक, हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। तो इसके थ्रू जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यार देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब बात की जाती है ना, तो ये सिंपल एक चीज याद रख लेनी है आप सभी को। बोलो सर क्या याद रख लेनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब बात की जाती है? यार देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या चीज है? देखो, इक्वी एंड पोटेंशियल, यानी कि जहां पे पोटेंशियल सेम होता है, ऐसी सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। सिंपली याद रखना है। कैसे? देखो, मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर मेरे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है जी, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहा हूं, ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैंने एक पी पॉइंट लिया है, और इस पी पॉइंट के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल देखना चाहता हूं तो कितनी दूरी पे है? आर दूरी के ऊपर है। कितनी दूरी के ऊपर है बेटा? आर दूरी के ऊपर है। ठीक है जी, आर दूरी के ऊपर है, तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा? बोलो सर के क्यू बाई आर, ये सबको पता है। बोलो राइट है। अगर मैं इसी आर डिस्टेंस को यहाँ पे रेडियस मानते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो क्या इस तरीके का नहीं बनेगा? बन जाएगा? बोलो भैया बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो इसके अंदर अगर मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट्स लेता हूं, और आप सभी जानते हो कि अगर यहां से फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो रेडियली आउटवर्ड होंगी। क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये भी दिमाग में उठा लेना। क्या कर लेंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी जब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाती है। चलो ठीक है, मान लिया गया। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिया है ए, ये हो गया है ए पॉइंट। अगर ये पी पॉइंट, पी की जगह मैं इसको ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा? ए पॉइंट मान लेता हूं। तो ये तुम्हारा ए पॉइंट है। अगर इस ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? बोला भैया के क्यू बाई आर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है जी। अगर इसी तरीके से तुम लोग यहां से अगर कोई कैलकुलेट करते हो बी पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है भैया जी? बी पॉइंट है। अगर बी पॉइंट के ऊपर बात करोगे तो वी बी कितना हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, आप सभी का हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है यार। अगर इसी तरीके से कोई सी पॉइंट आप लोग उठाते हो तो ये सी पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा? वी सी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर यहां पे लेके आते हो तो ये मान लीजिए डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट के ऊपर कितना हो जाएगा? वी डी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी, सबके लिए आपको समझ में आ गया होगा कि भैया पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आई। मैंने बोला कि एक टेस्ट चार्ज मैं उठा के लाया हूं क्यू नॉट। इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैं मूव कराना चाहता हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर, और मुझे बताइए कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा, उसी पे सारी कहानी टिकी हुई है। मैंने बोला ठीक है। तो आपको पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? प्लस सर वी बी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज। कितना टेस्ट चार्ज है? बोले सर क्यू नॉट है। मान लिया गया, ठीक है क्यू नॉट है। अगर ये क्यू नॉट है तो अब मुझे एक चीज समझाइए। मैंने बोला वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर इन दोनों की बात करोगे तो इस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर। इस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर। तो भैया जब के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर आप लोग करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट बन जाएगा। डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट बन जाएगा। और यहां से इन दोनों को देखोगे तो जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट हो गया है, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाएगी, तो यहां पे क्यों बोला गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर जब कोई सरफेस आपने ली है, यानी कि एक पॉइंट्स जो है उन सभी को कनेक्ट करते हुए आपने अगर कोई इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस बनाई है, तो उस केस के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा।
रहेगा और सेम रहेगा, तो जिसकी वजह से आप लोग सीधा सिंपल बोलोगे कि यहां पे जो चार्ज है कंडक्टर के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है सिंपली। अगर मैं यहां पे बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कि अगर किसी भी पॉइंट से कहीं पे भी मूव करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वहां पे आप लोगों का वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। दिमाग में बिठा लीजिएगा, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे क्यू नॉट चार्ज को मूव करा रहे हो, ठीक है। तो वर्क डन कब होगा? मान लीजिए आपके पास एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है, तीसरी सरफेस ये है। तो याद रखिएगा, अगर ये सरफेस है तुम्हारी, इस सरफेस पे अगर कोई कहीं घूमेगा, क्यों? क्योंकि इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 20 वोल्ट है, और इसका हो गया 30 वोल्ट। अगर मैं कहता हूं कि इस सरफेस पे कोई कहीं भी मूव करता है, इस सरफेस पे कोई भी कहीं मूव करता है बेटा, तो उस केस के अंदर, इस सरफेस पे अगर कोई भी कहीं मूव करेगा बेटा, तो उस केस के अंदर आप लोगों का क्या है, पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम रहेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन सर अगर कल को तुम इसको छोड़ के दूसरी सरफेस पे जाते हो, कैसे पता लगेगा? क्योंकि सर यहां पे 10 वोल्ट है, यहां पे 30 वोल्ट है, तो तुम्हें पता है पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है। 30 में से अगर 10 को हटाओगे तो 20 बचेगा। क्या बचेगा? 30 में से अगर 10 को हटाओगे 20 बचेगा। यानी कि पोटेंशियल तो है, और पोटेंशियल है तो वर्क डन होगा। यानी कि जब भी आप लोग किसी भी सरफेस को छोड़ के एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाते हो, तो उस केस के अंदर आप लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए इसी की जगह अगर कल को इस तरीके से होता कि मान लीजिए इसकी तरह ये होता, एक तो ये है, ठीक है जी, और दूसरा क्या है, एक ये है, ठीक है जी। मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज है, ठीक है जी, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, आर है। यहां से इसकी डिस्टेंस की बात करोगे तो आर डैश है। तुमसे बोला गया कि तुम्हारा कोई चार्ज है ए से, ये ए पॉइंट है, और ये तुम्हारा क्या है, बी पॉइंट है। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो क्या यहां पे वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चेक करोगे कितना हो जाएगा, बोला भैया के क्यू बाई आर, और यहां पे चेक करोगे क्या हो जाएगा, बोला सर के क्यू बाई आर डैश। तो वर्क डन होगा भाई, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है तो पोटेंशियल भी तो चेंज होगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, जो आप लोगों की क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आती है सिस्टम ऑफ, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो मैं आपको यहां पे 2 का करके बता देता हूं, उसके बाद में तो सेम प्रोसेस रहेगी 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। तो आप लोग 2 क्या एक बार समझ लीजिए, जिससे आप सभी को चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यार पूरे चैप्टर के अंदर, वो मैं आप सभी को यहां पे कराते हुए चल रहा हूं, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। चलिए आइए भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने मान लिया कि मेरे पास इंफिनिटी के ऊपर 2 चार्ज रखे हुए हैं। कौन से रखे हुए हैं, Q1 और Q2। मैं यहां पे बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। तो यहां पे लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ 2 चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, ठीक है, सिस्टम 2 चार्ज की बात कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये देखना है कि यार क्या वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है अभी तक कि सर वर्क डन कब होता है, जब कोई पहले से वहां पे चार्ज प्रेजेंट हो उसके पास में, जिसकी वजह से उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हो, और पोटेंशियल होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोला राइट है सर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इंफिनिटी है, ये Q1 Q2 है, ठीक है जी। मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है जी, मान लिया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, Q1 चार्ज को उठा के लेके आता हूं और मैंने यहां पे इसको बिठा दिया। तो क्या इसके लिए कोई वर्क करना पड़ा? सबसे पहले दिमाग में आएगा, क्या इसके लिए कोई वर्क करना पड़ा? क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर मैं सिंपल पोटेंशियल की बात करूंगा या फिर आप लोग पोटेंशियल की बात करोगे, क्या होता है W अपन में क्या होता है Q नॉट, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर V इंटू में Q नॉट, और V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट, ठीक है, जो भी पॉइंट है उसके ऊपर, ठीक है, पोटेंशियल की बात है। तो यहां पे आप लोग बोलोगे कि अगर मैं Q1 चार्ज को लेके आया हूं, ये तुम्हारा क्या होता है, टेस्ट चार्ज, जिसको तुम लोग लेके आ रहे हो, ठीक है जी, जिसको तुम लोग लेके आ रहे हो। तो इसके लिए क्या होगा, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि भैया W1 कितना होगा, बोला सर W1, क्या यहां पे कोई और आसपास चार्ज रखा हुआ है, बोला नहीं है, तो इसकी वजह से यहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 इंटू में क्या हो जाएगा, बोला सर Q1। तो भैया पहले वाले को लेके आने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। पहले वाले को लेके आने के लिए वर्क डन कितना है, 0 है, ठीक है जी, वर्क डन कितना है, 0। अब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं दूसरे वाले को उठा के ले आऊं। अब तो इस दूसरे वाले को उठा के लेके आया हूं, ये दूसरा वाला यहां पे आया है। अब मुझे बताइए W2 क्या होगा, बोला सर ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट B इंटू में क्या हो जाएगा, Q2।
तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल है या नहीं? अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो भैया ऑलरेडी एक चार्ज और प्रेजेंट है, और जब कोई चार्ज प्रेजेंट रहता है तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा ही होगा। इनके बीच की दूरी को मैंने बोल दिया, लाइक मैं बोल देता हूं r मान लीजिए या फिर r12 मान लीजिए, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि ये किन के बीच की दूरी है। r12 लिखेंगे तो भी इसका मतलब यही होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहे हो। तो भैया पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बोला सर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? भैया अगर बात कर रहे हो किसकी वजह से होगा? VA की वजह से। यहाँ पे पोटेंशियल B के ऊपर है तो VA यानी कि V कौन सा है? Q1 की वजह से आप लोगों का होगा, कितना होगा? KQ1/R इतना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए KQ1/R आप सभी का है, इनटू में क्या हो जाएगा? Q2, और ये क्या बन जाएगा? बोला भैया KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R। ठीक है जी। और आप चाहो तो इसको R12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? W2 इज इक्वल टू आप सभी का आ गया है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R। तो भैया नेट आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? बोला सर W1 प्लस W2, सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 0 में अगर इसको जोड़ोगे तो KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R। ठीक है जी, R आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, R आप सभी का हो जाएगा। और यही जो वर्क डन होता है यही स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टोर्ड वर्क डन स्टोर्ड in the form of पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो देखो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? U के बराबर। U के बराबर हो जाएगा तो ये किसका बना हो जाएगा? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है? R। तो याद रख लीजिएगा, यहां से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं आप सभी से CUET के अंदर। CUET के अंदर ये टॉपिक बहुत हॉट है, हर साल सवाल देखने को मिला है CUET के अंदर इससे, इस टॉपिक से। मैं देखो आपको हर एक चीज बता रहा हूं, नीट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है कि कहां से क्या सवाल पूछने को मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे U इज इक्वल टू 1/4πε0 है, K की जगह Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? R। तो ये तुम्हारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात कर रहा हूं। कितनी की बात कर रहा हूं? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात कर रहा हूं, जो आप लोगों ने यहां पे समझ लिया है। कितना हो जाएगा? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 लिख सकते हो यार। और याद रखिएगा यहां पे Q1 और Q2 को लिखोगे, Q1 एंड Q2 always consider with sign। साइन के साथ आपको कंसीडर करना है Q1 और Q2 की, जब मैं यहां पे बात करता हूं। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब कल को हो सकता है सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस हो सकता है। तो मैं एक आपकी सहूलियत के लिए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का भी बता देता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बेसिस पे आप लोग इसको निकाल पाओगे। अदरवाइज तो आप देखो इसको निकाल भी पा सकते हो, सबमिशन कर सकते हो, और सबमिशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कैसे? देखो ये तो I हो गया, ये J हो गया। ठीक है, इसको नीचे चाहो तो 1-2 की फॉर्म में लिख लो, तो आप लोग कर लोगे। देखो कैसे? U इज इक्वल टू क्या है? U इज इक्वल टू है भैया KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है? इसको मान लीजिए R12। R12 क्यों बोला? क्योंकि ये 1 और 2 के बीच की दूरी है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास N है, जैसे I की बात करोगे, I का मतलब क्या है? 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से कहां तक है? ये तुम्हारे N तक है। और J की मैं बात करता हूं तो J क्या हो जाएगा? बोला सर 2 3 4, और कहां तक जाएगा? N तक। J क्यों? क्योंकि देखो ये तो 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि एनर्जी को अगर लिखना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 हो जाएगा बेटा। और इसकी जगह यहां पे क्या लिखोगे? बोले सर समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से N तक जाओगे, दूसरा समीशन लगाओगे, I J लिख लो ना यार, J ग्रेटर देन 1 कर दो। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? 1 से बड़ा है ना भाई, 1 से बड़ा ही होगा तो 2 ही होगा, N तक जाएगा। ठीक है जी, N तक जाएगा तो इसको लिखोगे QI QJ डिवाइडेड बाई RIJ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बस ठीक है, इतना तुम्हें यहाँ पे लिखना है, और I1 और ये सारी वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से तुम लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। तुमसे अगर 3 की पूछता है तो 3 लिखोगे, 2 की पूछता है तो 2 की। बस सीधा सिंपल आप सभी को याद रखते हुए चलने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो ये होता है आप लोगों का सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, जो आपके दिमाग में होना चाहिए। सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस भी आप लोग निकाल सकते हो, उसके अंदर आप सभी का जो फॉर्मूला आएगा, देखो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे सिर्फ इतना सा अंतर आएगा। देखो 2 पॉइंट्स तक तो ये है, तीसरा पॉइंट आप कहीं भी लोगे ट्राइंगल, तो A और B दोनों की वजह से वहां पे पोटेंशियल होगा। A और B दोनों की वजह से वहां पे पोटेंशियल होगा, यानी कि Q1 की वजह से होगा और Q2 की वजह से होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा वहां पे? कि बोला VQ1 प्लस VQ2, और ब्रैकेट में इनटू में क्या हो जाएगा? Q3 आप सभी का हो जाएगा।
जाएगा, क्योंकि थर्ड चार्ज की आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप सभी को बात आती है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एक आप लोगों का एक्सटर्नल फील्ड के अंदर भी आप लोग चीजों को देखते हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप लोग वहां पे चीजों को देखोगे तो वो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि वहां पे जो चीजें है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं आती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे आप लोग जब एक्सटर्नल फील्ड की बात करते हो ना तो वो न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात है। देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपली आप सभी को पता होना चाहिए कि आप थीटा को कहां से कहां शिफ्टिंग करा रहे हो, उस सारी चीजों के ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्टिंग क्या कहती है, किस तरीके से आप लोग शिफ्टिंग करा रहे हो, चीजों को किस तरीके से कनेक्ट करा रहे हो, वहां पे चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो शिफ्टिंग की बात है, जैसे आपने टॉर्क पढ़ा होगा। अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं सिंपली, तो क्या आप सभी ने टॉर्क देखा था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को जब टॉर्क के बारे में डिस्कशन किया था, क्या क्लियर है? अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो टॉर्क का मैंने डिस्कशन आप सभी से किया था, अगर मैंने टॉर्क आपको बताया था तो। चलिए अब एक बार हम लोग टॉर्क पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो टॉर्क आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था, क्या था टॉर्क? टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं तो याद होगा आप लोगों को कि भैया P ई साइन थीटा आप सभी का था। ठीक है जी, और मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जिक्र किया था वहां पे। कुछ चीजें आई थिंक इसके अंदर देखते हैं आगे होंगी। देखो ये रहा ना, इक्विलिब्रियम है ये, हाँ ठीक है, सही है, वो पहले आ गया यार पोटेंशियल एनर्जी का, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहां पे अगर टाउ की बात करते हो तो P ई साइन थीटा है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी आप सभी की कितनी आती है? माइनस का P ई कॉस थीटा आप सभी की आती है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा वो ये है कि यार किस बेसिस पे आप लोग डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे ये होता है बेटा कि जो डाइपोल को आप लोगों ने यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैं सिंपल बोलूंगा, और कौन से फील्ड के अंदर? एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लिखा हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब आप लोग डाइपोल को रखते हो तो डाइपोल के ऊपर क्या होता है? बोला सर आप जानते हो कि टॉर्क होगा, और टॉर्क होगा तो आप सभी को यहां पे पता होना चाहिए कि उसको घुमाते हो। अब मैं बोला कि पहले थीटा 1 था, थीटा 1 से थीटा 2 पे आप क्या कर रहे हो? शिफ्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? थीटा 1 से थीटा 2 पे क्या कर रहे हो? शिफ्टिंग कर रहे हो। तो शिफ्टिंग के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। जैसे आप लोग लिखते हो ना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही चीज है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? थीटा का हो रहा है। जैसे मैं अगर सिंपली बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फील्ड है, ठीक है जी, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, ओके जी, ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, मान लिया कि एक्सटर्नल फील्ड है। पहले डाइपोल मान लीजिए कहीं रखा हुआ था, मान लीजिए मैंने बोला कि ये डाइपोल कहीं रखा हुआ था, मान लो मैंने बोला कि सर डाइपोल यहाँ पे कहीं रखा हुआ था। ठीक है, ये डाइपोल है, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, ये यहाँ पे रखा हुआ था। पहले किसी एंगल पे था, मुझे नहीं पता कितना एंगल था, लेकिन मैंने बोल दिया कि चल ठीक है यार, इसको मैंने थीटा 1 एंगल बोल दिया है। ठीक है, थीटा 1 है। ठीक है जी, अब तुम क्या कर रहे हो? इसको थीटा 1 से थीटा 2 पे शिफ्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? थीटा 1 से थीटा 2 पे शिफ्टिंग कर रहे हो। मान लीजिए थोड़ा आप लोगों ने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, इधर शिफ्ट कर दिया है, तो यहां से ये एंगल कितना हो गया भाई? अगर मैं पूरे एंगल की बात करता हूं, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ अगर आप लोग इसको शिफ्ट करा रहे हो तो कितना है? मैंने बोला कि सर थीटा 2 पे शिफ्ट करा दिया आपने। क्या किया? थीटा 2 पे शिफ्ट करा दिया। ठीक है, अगर थीटा 2 पे शिफ्ट करा रहे हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। और वर्क डन करना पड़ेगा तो किस तरीके से लिखोगे? बोला सर छोटा अगर डी थीटा मूव करा रहे हो शिफ्टिंग, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यहां से आप लोग सिंपल ही बोल दीजिए कि यार शिफ्टिंग कितनी हो रही है? बोला सर यही शिफ्टिंग हो रही है। इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? डी थीटा। डी थीटा के फॉर्म में शिफ्टिंग अगर मैं इसको करा रहा हूं तो सबसे पहले देखो क्या हो? बोला सर वर्क डन की बात है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? टॉर्क, और ये क्या आ जाएगा? डी थीटा। आप लोग क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करोगे तो ये कहां से कहां करोगे? बोला सर थीटा 1 से थीटा 2 जाएगा या नहीं जाएगा? क्या थीटा 1 से थीटा 2 जाएगा या नहीं जाएगा? थीटा 1 से थीटा 2 पे आप लोग इसका क्या कर रहे हो? बोला सर इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग हुई है। थीटा 1 से थीटा 2 पे क्या कर रहे हो? शिफ्टिंग आप लोग इसको कर रहे हो। क्या कर रहे हो? थीटा 1 से थीटा 2 पे आप लोग इसको शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, मान लिया मैंने शिफ्टिंग कर ली है। अगर ये शिफ्टिंग कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? W हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बोला सर टाउ है। टाउ है तो टाउ, टॉर्क की जगह आप लोग वैल्यू रखोगे तो PE। अगर PE लिखोगे तो साइन थीटा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? बोला सर थीटा 1 से थीटा 2 पे जा रहे हो, ये हो जाएगा PE साइन थीटा और थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा और थीटा आप सभी का हो गया। तो PE को बाहर ले लीजिए, और साइन थीटा का क्या होता है अगर आप लोगों को पता हो? साइन का क्या हो जाता है अगर इंटीग्रेशन के अंदर होता है? तो माइनस का हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो सर माइनस का क्या हो जाता है? कॉस थीटा। माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे PE अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा, और माइनस का कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा थीटा 2 और थीटा 1। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा? बोला सर PE माइनस का कॉस थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1। ठीक है जी, यहां से अगर इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करते हो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस सर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आप सभी का हो जाएगा। कॉस थीटा 2 आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कॉस थीटा 2 आप सभी का हो जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या होता है, वर्क डन। या सिंपल आप लोग बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, भैया पहले इतनी थी अब इतनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, वर्क डन की बात है, जब इसको रोटेट किया जाता है और वर्क डन ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है भाई। अब आती है बात, सुनो, कल को तुम्हें ये बोल सकता है कि देखो जनरली अगर मैं बात करूंगा तो थीटा 1 क्या होगा आपका 0 डिग्री पे ही होता है, जनरली 0 डिग्री पे ही होता है, क्योंकि इनिशियल है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में सबसे पहले 0 डिग्री पे ही होता है। और थीटा 2 आप लोगों का शिफ्ट होता है, इसको मैं मान लेता हूं थीटा 2 को थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यूई पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। ये केस भी आप सभी को पता होना चाहिए, ये केस नंबर है आपका, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो नॉर्मल फॉर्म में आप सभी का ये इस तरीके से हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। जैसे अगर आप लोग इसको थीटा 1 मैं बोलता हूं कि 0 डिग्री से अगर आप थीटा पे शिफ्ट कराते हो ना तो केस है, क्या करते हो, 0 डिग्री से अगर थीटा पे शिफ्ट करा रहे हो तो है, अगर 90 डिग्री पे शिफ्ट कराते हो, 90 डिग्री से थीटा पे शिफ्ट कराते हो तो उस केस में क्या आ जाता है आपका u इज इक्वल टू माइनस का पीई कॉस थीटा। अगर इसको देखोगे तो यहां से आप लोग देख लोगे कि इसके दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। कोई भी चीज स्टेबल कब होती है, अगर किसी भी चीज की स्टेबल की बात करते हो तो जब उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस का पीई हो जाएगा। और कोई भी चीज अनस्टेबल कब होती है, जब एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, यानी कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, -1, यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस पीई। तो ये एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ये एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो ये मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एनर्जीज का क्या केस होता है, आगे जाके आप लोग इसको देख सकते हो। और याद रखिएगा अगर एनर्जीज के अंदर माइनस नहीं दे रखा है ना तो आप लोग ये मान के चलोगे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस का पी का वेक्टर डॉट ई का वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है। माइनस साइन नहीं लगा हुआ है तो वो गलत है, माइनस साइन नहीं लगा हुआ है तो वो गलत है, दिमाग में बिठा लीजिएगा अगर आपको चीजें समझनी है तो। ये जीरो से मैंने पूरा हीरो तक आप सभी को करा रहा हूं इस चीज को। तो देखो यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल की चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आप सभी को बता दी कि भैया u इज इक्वल टू माइनस का पीई आप लोगों का क्या होता है, स्टेबल ओरिएंटेशन का केस है। बोला देखो थीटा इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है तुम्हारा स्टेबल होता है, माइनस प्लस आपका जब पीई आता है तो ये क्या होता है, अनस्टेबल की कंडीशन आप सभी की हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आप सभी के सामने अब हम लोग रिलेशन बिटवीन की बात आप लोग करने वाले हैं, राइट है। अब देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि यार हम लोग जो ये पूरा वन शॉट है इसके अंदर वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उन सारी चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उनको डिटेल से देख रहे हैं। और जो आप लोगों की लेस इंपॉर्टेंट है यानी कि जिनसे सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके लिए सिर्फ हम लोग फॉर्मुलेस को यहां पे देख रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप लोग पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकालते हो तो सिंपली एक रिलेशन आप सभी की होती है, वो याद रखना है कि E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का dv बाई dr आप सभी का हो जाता है। अब यहां पे आप सभी को याद रखना है, कई बार आप सभी के सामने सवाल आ जाते हैं, कई बार इस तरीके से देखने को मिल जाता है कि सर एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे सिंपली बोलता हूं कि सर जैसे अगर ये आपके पास लिखा हुआ है तो इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखता हूं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, अगर dv बाई dr है तो dv की जगह अगर मैं पूरा कंप्लीट v के रिस्पेक्ट में निकालूं तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी, राइट है। अब सबसे पहले कई बार आपको ये देखने को मिल जाता है कि भैया E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr है और आप सभी को बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे ये dv बाई dr इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यार जो डिस्टेंस है उसके साथ आप लोगों के पोटेंशियल है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल आप सभी का क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये दिमाग में बिठा लीजिए आप सभी, राइट है। यानी कि आप लोग बोलोगे कि भैया डिस्टेंस के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इस वजह से क्या है, 0 है, तो v आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाता है कांस्टेंट। दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। तो आप लोगों के लिए जरूरी कौन सा है, ये आप लोगों के रिलेशन जरूरी है। कई बार ये कार्टेशियन फॉर्म में भी दे दिया जाता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। तो उस तरीके से आप लोग कैसे निकालोगे, इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर आप लोगों को दे रखा है तो इज इक्वल टू ex i कैप, यानी कि x डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, आई कैप के साथ लिखेंगे, y ई वाई जे कैप के साथ लिखेंगे, ई जेड के कैप के साथ लिखेंगे। यानी कि अगर मैं ex निकालना चाहता हूं तो जो भी आप लोगों को पोटेंशियल की इक्वेशन दे रखी है उसको dx के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। उसी तरीके से dy के रेस्पेक्ट में करूंगा, फिर dz के रेस्पेक्ट में करूंगा, और जो भी वैल्यूज आएंगी उनको मैं इसके अंदर रख दूंगा। जैसे यहां पे आप लोगों का हो जाएगा e इज इक्वल टू माइनस का माइनस कॉमन ले लीजिए तो dv बाई dx आई कैप हो जाएगा dv बाई
डीवी बाई डी वाई है, जे कैप हो जाएगा प्लस में डीवी बाई डी जेड के कैप आप सभी का हो जाएगा। ये आप सभी की कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म। एक सवाल आप सभी से पूछा गया था, चाहे मैं बात करूं यहां पे जेई के अंदर, तो एक दो सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बस डिफरेंशिएशन का आप लोगों के दिमाग में चीजें होनी चाहिए। अगर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप सभी के सामने होता ही कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि देखो आप लोगों ने क्या ये वाला जो था, क्या इसके लिए आप लोगों ने इक्वेशंस लिखी थी या नहीं लिखी थी? अगर आप लोगों को याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने चैप्टर नंबर 1 की बात की थी तो उसके अंदर आप सभी ने, मैंने आप लोगों को बताया था कंडक्टिंग के केस में भी आप लोगों को बताया था क्या होता है, और नॉन कंडक्टिंग के केस में भी आप सभी को मैंने सिखाया था चीजों के बारे में। जैसे अगर ये आप सभी का है तो इसके 3 केसेस मैंने आप सभी को बताया था नहीं बताया था? ये कौन सा हो गया है? बोला सर हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टिंग का केस है आप सभी का, और इस कंडक्टिंग के केस में ये होलो वाला रिस्पेक्ट में आप लोगों ने चीजों को देखा है। अब मैं सिंपली ये कहता हूं कि अगर आउटसाइड की बात करते हो तो एक आप सभी का आउटर पॉइंट होता है, ठीक है जी, एक आप लोगों का होता है सरफेस के ऊपर पॉइंट होता है, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं 3 पॉइंट्स के ऊपर चीजों को देखता हूं तो, और एक आप सभी का होता है इनर पॉइंट, ठीक है जी, इनर पॉइंट आप सभी का होता है। अगर इनर पॉइंट होता है तो आउटर का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों का ये आर है ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है, ठीक है, और जब ये आर बराबर किसके हो जाता है, आर के हो जाता है, और जब ये आर क्या होता है लेस देन आर आप सभी का होता है, वो केस आप सभी का, यानी कि तीनों केसेस की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। आप लोगों ने यहां पे देखा था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो यह आप लोग जानते हो कि भैया किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो क्या हो जाता है भैया, अगर मैं यहां पे ई आउट की बात करता हूं तो यह आप लोगों का हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आप सभी का। सरफेस के ऊपर आपने निकाला हुआ है कि भैया सरफेस के ऊपर कितना होता है, बोलो सर सरफेस के ऊपर ये हो जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। बोलो हाँ है ना भैया, के क्यू बाई आर स्क्वायर है स्मॉल में, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है, और आपको पता है इनर साइड की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। समझ में आ गया भैया, 0। अगर मैं इसी तरीके से पोटेंशियल की बात करता हूं तो आप सभी जानते हो कि भैया पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि आपके पास अगर ये चार्ज है तो इसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालते हो तो भैया आउटर केस पे कितना हो जाएगा, सिंपली आउटर केस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, बोला सर के क्यू बाई आर हो जाएगा, यानी कि वी आउटर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, बोला भैया के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे सरफेस के ऊपर बात करता हूं तो सरफेस के ऊपर कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा वी सरफेस के ऊपर के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इनर साइड पे तो इनर साइड आप सभी जानते हो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, और आपको पता होना चाहिए E इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी आर है, यानी कि सर अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है तो उस केस में क्या होगा कि भैया हमारा V क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा वैल्यू है वो क्या है, जो सरफेस के ऊपर है वही हमारे क्या है, इनर साइड है, यानी सर ये क्या हो जाएगा V इनर के क्यू बाई कैपिटल आर, तो ये हो जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर आप सभी का हो गया है। तो ये 3 चीजें हैं जो मैंने आप सभी को समझा दी है, जिनको आप लोगों को समझने की जरूरत है। इसके बेसिस पे आप लोग इसका ग्राफ है वो बना सकते हो, चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसका ग्राफ क्या निकला था, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफ आपको याद हो, चैप्टर नंबर जो आपने 1 के अंदर निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सभी को पता है कौन सा केस है, होलो वाला केस है, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा, आर बराबर आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर लेस देन आर है, ये क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आर है। जी भाई क्लियर है, क्लियर है। अगर इनर साइड की बात करोगे तो क्या है, 0 है, आउटसाइड की बात करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आपको याद हो तो ये, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पहला ग्राफ है। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में तो आप सभी जान गए हो कि भैया ये आप लोगों का इस तरीके से। और अगर मैं पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूंगा तो ग्राफ क्या बनेगा भैया, देखो इसके अंदर मैंने शायद बना रखा है कि एक बार मैं चेक कर लेता हूं ग्राफ, अगर है तो, नहीं है ग्राफ, नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है ग्राफ, तो यहां पे देख लीजिए। अगर पोटेंशियल का बनाओगे आप लोग तो पोटेंशियल का बना सकते हो भैया, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए, ये मैंने मान लिया कि जहां पे r बराबर r है, ठीक है, यहां पे देखोगे आउटसाइड पे क्या है, इनवर्सली है, और अंदर क्या है, कांस्टेंट है, अंदर क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया है भैया, के क्यू बाई कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हुआ, इतना इतना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हुआ। इसके बाद में ये क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वी के। तो यहां पे इस तरीके का ग्राफ आप सभी का आता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार आप सभी से पूछ लिया जाता है, इस ग्राफ के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ये आप लोगों के तीनों इक्वेशंस है जो आपके लिए, देखो ये रहा, आउटसाइड पॉइंट के लिए आप लोग निकालते हो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, मैंने बता दिया। वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, और इनसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो वी आप लोगों का क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इस वजह से। चलिए
इसके बाद में हम लोग बोलते हैं आगे, अगर हम लोग चलते हैं तो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि यार अगर आप लोग हमारे साथ हमारे बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हो, चीजों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को ये जो Y485 कूपन कोड है, इसके द्वारा मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है इसको, और उन तक उन चीजों को पहुंचा देना है कि यार अड्डा 24/7 के ऊपर सबसे बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स हैं जो आप लोगों को चीजें करा रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आगे आते हैं हम लोग यहां पे। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करते हैं। सिंपली दिमाग में एक चीज बिठा लो, अगर नॉन पोलराइज्ड की बात करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जिसके सेंटर्स जो है ना वो क्या है, कोइंसाइड है, यानी कि कोइंसाइड आप लोगों के हैं। अब जैसे ही आप लोग एक चीज में बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो रखोगे, आप सभी को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगा। दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब मैंने बोला कि सर जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था तो उस टाइम पे ये सारे के सारे क्या थे, सेंटर्स क्या थे, कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, उस केस के अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अपनी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया और नेगेटिव को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाया। तो इस तरीके से जो आप लोगों का ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर आप लोग चीजों को देखते हो। अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है कि सर इनके सेंटर्स तो कोइंसाइड नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करोगे तो वैसे ही क्या होता है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि इस केस के अंदर इनके सेंटर्स जो होते हैं ना वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। किस किस केस में हो सकता है कि कर जाए, बट अदरवाइज ये सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते। तो इस तरीके का जो एग्जांपल्स होते हैं ये पोलर के आप लोगों के होते हैं। तो दिमाग में आप लोग बिठा लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी कहानी आ गई है जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट को आप लोगों को दिल दिमाग से समझना है, क्योंकि इसको अगर समझ लिया तो ये मान लीजिए लाइफ जिंगल वाला वो होता है ना कि अगर इसको मैंने अगर ढंग से समझ लिया ना बेटा तो सारा काम आसान हो जाएगा, और इसको अगर मैंने ढंग से नहीं समझा ना तो फिर मेरा काम क्या है, बिगड़ जाता है। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले सर कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, बोला सर एक डिवाइस होता है जो सिंपली क्या करता है, स्टोर करता है किसको, एनर्जी को, और किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, बोला सर एक कैपेसिटर इज द टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। It consists of two electrical conductors that are separated by distance। तो ये तुम्हारा क्या होता है, कैपेसिटर। ठीक है जी, फिर ये कैपेसिटेंस क्या होता है, ये कैपेसिटेंस क्या होता है। तो बेटा सिंपली आपको याद रखना है कि एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो ये हो गया एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी, कि कितनी एनर्जी को वो स्टोर कर पा रहा है, उसकी जो वो एबिलिटी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कैपेसिटेंस। क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस हम लोग बोल देते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा है ना यार, एक चीज मैं सिंपली पूछूंगा, देखो आप जानते हो कि यार अगर हम लोग बात करें सिंपली तो देखो आप लोग पोटेंशियल जानते हो क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ/R आप सभी का होता है, बोलो हाँ की ना। अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं सिंपली आप सभी जानते हो। अगर आप लोग जानते हो तो आइए यहां पे देखिए कि अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि भैया पोटेंशियल जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के होता है नहीं होता है, क्योंकि जितना ज्यादा, क्योंकि देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, KQ/R है। यानी कि सर अगर डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट कर दूं, K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। यानी कि जितना चार्ज आप लोग इसको दोगे उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर इसको जितना चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि Q जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, V के है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, V के है। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो एक आपको कांस्टेंट लेना पड़ता है जो आ जाएगा आपका C। क्या हो जाएगा, C आप सभी का हो जाता है। और C को आप लोग क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस आप सभी यहां पे बोल देते हो। क्या बोल देते हो, कैपेसिटेंस आप सभी इसको बोल देते हो। ये तुम्हारा होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा हो गया कैपेसिटेंस, और कैपेसिटी बोल सकते हो। ये तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, पोटेंशियल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा ये तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा, चार्ज की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। यानी कि सिंपली अगर आप लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो Q/A में क्या हो जाएगा, V आप सभी का। यानी कि सर द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल की बात हम लोग करते हैं। तो ये तुम्हारा होता है C इज इक्वल टू Q/V आप सभी का हो गया है। ठीक है जी, Q/V आप सभी का हो गया है। दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से कि सर किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं। आई होप कि आप लोगों को दिमाग में आ गया। तो एक बार जल्दी से इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे सारी चीजें आप सभी को समझ में आ जाए। राइट है भाई, आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करके चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। राइट, अब आते हैं काम की बात पे। चलिए
काम की बात पे आ जाते हैं, चीजों को हम लोग कनेक्ट करने लगते हैं। सबसे पहले अब आप यहां पे देखिए दो चीजों को मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो चीजें। बोला सर नहीं समझ में आया, एक बार फील दिला दूं, एक बार वापस फील दिलाऊं। देखो मान लो मैंने ये कहा, सिंपली मैं ये कहता हूं कि सर मेरे पास कोई भी एक, सिंपली मैंने बोला कि सर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है जी, मैंने कोई भी एक बॉडी की बात कर ली है, तो मैंने एक रख ली है बॉडी इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कि सर इसका पोटेंशियल कितना है V है और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q है, ठीक है जी, चार्ज कितना है Q है, ठीक है जी, चार्ज कितना है Q है। अब मेरे को एक चीज बताइए, जितना चार्ज मैं इसको दूंगा क्या उतना ही पोटेंशियल पे इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा? जितना ज्यादा चार्ज दूंगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल पे इंक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि सर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। ये आपको यहां पे आइडिया है, ठीक है। अगर आइडिया है तो चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब मैं सबसे बड़ी एक और एग्जांपल दूंगा जो सबसे बड़ा है कि जैसे अर्थ के केस में आप लोग लेते हो या स्फेरिकल कोई कंडक्टर होता है, उस केस के अंदर अगर आप लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हो उसको मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। उससे आप लोगों को और चीजें क्लियरिटी मिलने लगेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा इस सीरीज पैरेलल को तो मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं, एक बार रुको, कोई खाली पेज है क्या? खाली पेज, हाँ ये रहा, चलिए आइए, चलिए इसको थोड़ा फील करते हैं। हम लोग लेते हैं कि सर स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके केस में क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। स्फेरिकल कंडक्टर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? स्फेरिकल कंडक्टर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अगर स्फेरिकल कंडक्टर की बात की जा रही है, ओके मान लिया गया, ये लो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है। अब मैंने बोला कि सर स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है जी, मान लिया गया है, ये लो, ओके, इसका रेडियस क्या है? R है, ठीक है जी, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? मान लो ये Q चार्ज है, ठीक है जी, कितना है? Q चार्ज है। तो ये चार्ज कितना हो गया? Q चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है जी, Q चार्ज मान लिया, ठीक है, Q चार्ज मैंने इसके ऊपर मान लिया जो इसके ऊपर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हो, या स्फेरिकल आपको पता होलो का केस है, तो इसके अंदर पोटेंशियल कितना होता है अंदर? बोला सर KQ/R होता है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है, अभी अभी पढ़ के आए हो, समझ में आ गया कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/R आप सभी का होता है। अगर ऐसा होता है तो C इक्वल, देखो Q बराबर क्या होता है? बोला भैया जी CV होता है, और अगर C चाहिए तो क्या हो जाएगा? Q बटे में V आप सभी का हो जाता है, और Q आपके पास है और V क्या हो जाएगा? बोला सर KQ/R आप सभी का हो जाता है। भैया Q से Q गया तो ये कितना हो जाएगा? बोला सर इसको लिखोगे तो 1/4πε0, यानी कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 1/ε0, और ये R आप सभी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R आप सभी के हो जाएगा। जैसे मैं अर्थ का एग्जांपल ले लेता हूं। अर्थ की अगर रेडियस की बात करते हो तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है बेटा जी? 6400 किलोमीटर, ठीक है जी, 6400 किलोमीटर आपकी अर्थ की रेडियस होती है। अगर 6400 किलोमीटर इसको मीटर में लिखना चाहोगे तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर आप सभी का हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू की बात करोगे तो कितना होता है? अगर अर्थ की रेडियस की बात कर रहे हो, चार्ज की बात, हम लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं कि भैया अर्थ के रिस्पेक्ट में कैपेसिटेंस कितना होगा। अब यहां पे अगर इसको K मान लेते हो, अगर इसको मैं K कंसीडर करता हूं तो कैपेसिटेंस की बात है। आप मेरे को बताइए कि क्या निकालना चाहते हो। मैंने बोला कि सर अगर मैं C निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? अगर C निकालना चाहूंगा तो क्या दिमाग में जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है इसको K, और ये तो आपको पता है ना K नहीं मान सकता ना, इसको 1/K करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। कांस्टेंट मत मानिए, एक काम करिए, देखो आप जानते हो कि सर यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखता हूं तो C इज इक्वल टू R बटे में, अगर इसको 1/4πε0 लिख लूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? K के, यानी कि R बटे में क्या हो जाएगा? K आप सभी का हो जाएगा। क्या R बटे में K नहीं हो जाएगा? सॉरी, R बटे में K नहीं हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, रुको। देखो अगर मेरे पास ये है तो यहां पे आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल एक चीज लिखना चाहूंगा, C इज इक्वल टू R बटे में, नीचे इसको ले जाओ 4πε0। एक चीज बताओ, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे रख लो कि इसकी वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सुनिएगा, सुनो, मैं एक चीज आप सभी से बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने बोला कि मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है, और कैपेसिटेंस अगर आपको चाहिए, यहां पे लिखा हुआ है 4πε0R, और मुझे सिर्फ वैल्यू जो आती है ना वो आती है K की वैल्यू क्या होती है? 4πε0 है, और इसकी वैल्यू मुझे याद है 9 × 10⁻9 आप सभी की होती है। बोलो हाँ या ना?
9 इंटू 10 की घात 9 होती है। बोलो क्लियर है नहीं है? इतना सबके दिमाग में है। अब मैं आप सभी से पूछता हूं, सुनना ढंग से सुनिएगा। मैंने बोला सर ये अगर ऊपर लिखा हुआ है, अगर ये ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख दूं इधर ऐसे, एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन के, इसको मैं लिख सकता हूं? बोला भैया बिल्कुल लिख सकते हो। लिख सकते हो तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोला भैया आर बटे के हो जाएगा। आर बटे अगर ये के हो रहा है तो आप जानते हो कि इसको क्या लिख सकते हो? बोले सर इसको लिख सकते हो 6.4 इंटू कितना हो जाएगा? देखो 2 और 3 5 और 1 6, 6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 6 आप सभी का है। चाहो तो 64 की फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 64 की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, एक बार 64 की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, 64 की फॉर्म में लिखोगे तो 64 ही लिख लो इसको थोड़ी देर के लिए। 64 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 10⁹ ठीक है जी। अगर इसको देखोगे तो 9 8 72, 9 7 63, तो 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। बोलो हाँ या ना? 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो इसको लिखोगे क्या हो जाएगा? देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो 64 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, इंटू में 10⁻⁻4 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा, देखो 7 नाम 63, ठीक है, 63 हो गया, पॉइंट 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो 10⁻⁻4 सीधा सीधा लिख सकते हो 7711 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? बोला भैया फैराड। तो ये आ जाएगा 711 माइक्रोफैरड। यानी कि तुम देखो कि क्या तुम्हारा फैरड के अंदर है ये? बोला सर बिल्कुल नहीं है, माइक्रो के अंदर आया है यार। और माइक्रो जो होता है ना बेटा, बहुत छोटी चीजें होती हैं। जैसे माइक्रो हुआ 10⁻, अगर इसको निकालना चाहते हो तो एक दो चीजें कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को मिली के बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मिली के बारे में पता हो, माइक्रो के बारे में पता हो, नैनो के बारे में, ये जो चीजें है ना कन्वर्जन, क्योंकि मीटर में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, और जब कन्वर्जन करना पड़ेगा तो वो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पे ही कैपेसिटी ऑफ 2 कंसेंट्रिक शेल्स की बात करूं तो क्या होगी? अगर मैं कंसेंट्रिक शेल के साथ कैपेसिटी निकालना चाहूं तो क्या होगा? अगर मैं कंसेंट्रिक शेल की बात करता हूं तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैंने बोला सर यहां पे 2 कंसेंट्रिक शेल की बात करता हूं। देखो मान लो ये इस तरीके से, एक दूसरा, ठीक है जी। ज्यादा बड़ा हो गया यार ये तो, चल कोई ना, वैसे तो देखना ही है। यहां पे मान लो इसकी जो वैल्यू है वो है a, ठीक है जी। इसकी वैल्यू यहां से कितनी है? b है। और मान लो मैं कहता हूं कि यहां पे एक चार्ज है प्लस q चार्ज है। या फिर सिंपली एक काम करते हैं, यहां पे आप लोग बोलोगे, देखो मैं ये बोल देता हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगा के कि क्या बोल सकते हो, ऊपर वाले पे नीचे वाले, ऊपर वाले पे प्लस लेते हैं, नीचे वाले पे एक काम करते हैं, इधर वाले पे प्लस ले लेते हैं। प्लस क्यू है इसके ऊपर, हाँ माइनस क्यू है, ठीक है जी, दिमाग में बिठाने के लिए। और मुझे इस पॉइंट के ऊपर निकालना है। दिमाग लगाओ क्या होगा? अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो कैसे निकालूंगा? पोटेंशियल अगर मुझे चाहिए तो किस तरीके से निकालूंगा? आप जानते हो क्यू बराबर क्या होता है? CV होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V होता है। अगर मैं सिंपल बोलूं तो देखो आप सभी जानते हो ना Q बराबर क्या होता है? बोला भैया CV होता है, C बराबर क्या हो जाता है? Q बाई V हो जाता है। अगर मैं V की बात करूंगा सिर्फ, तो V यहां पे मेरे 2 कंपोनेंट्स की वजह से आएगा। एक तो V प्लस Q की वजह से आएगा, और एक क्या आएगा? V माइनस Q की वजह से आएगा। प्लस की वजह से आएगा तो प्लस के लिए तो A है, तो ये क्या हो जाएगा? बोला सर KQ बाई A। और माइनस का आप लोग निकाल सकते हो, माइनस का क्या हो जाएगा? KQ बाई B आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्या ये क्लियर है सभी को? क्या क्लियर है कि भैया KQ बाई A माइनस KQ बाई B, ठीक है। अगर इसको निकालना चाहोगे तो यहां से एक काम करिए, बोला सर KQ ये क्या हो जाएगा? 1/A माइनस 1/B आप सभी का हो जाएगा। यानी कि सर यहां से अगर इसको लिखोगे तो KQ, और यहां पे क्या हो जाएगा? बोला भैया B माइनस A हो जाएगा, डिवाइडेड बाई AB आप सभी का हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाता है, 2 कंसेंट्रिक यहाँ पे शेल्स की बात कर ली जाती है कि स्फेरिकल शेल की बात कर ली जाती है, तो आपको सीधा याद रखना है कि ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर बोलोगे तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? एक अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ तो Q चार्ज है। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो चार्ज कितना है भैया? Q है। अगर Q चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूंगा, नेट चार्ज की बात करूंगा, तो चार्ज भी तो मेरे को निकालना पड़ेगा। एक मैग्नीट्यूड उठा लो तो Q हो गया। अगर Q है तो सिंपली क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q बाई V आप सभी का है, और Q की बात करोगे तो Q बाई V है, तो ये आ जाएगा KQ, और यहां से हो जाएगा B माइनस A डिवाइडेड बाई AB, और यहां से क्या हो जाएगा? Q से Q गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाई B माइनस A और मल्टीप्लाई बाई K। किसकी वैल्यू हो गई? C की। इसको ऊपर लेके जाओगे तो K की वैल्यू जब नीचे है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB
डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये लो, ये तुम्हारा कैपेसिटेंस आ गया है। क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गया है। यानी कि सर यहां पे अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूंगा ना, वो हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर दोनों कंसेंट्रिक की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। तो ये तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर क्लियर है तो अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशंस को देखते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया है। कैपेसिटेंस का देखो यहां पे आपको पता होना चाहिए, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो इनकी डेरिवेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो सारा हम लोग डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। देखो यार, अगर कैपेसिटेंस की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, क्या होता है बेटा? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो याद रखना जस्ट रजिस्टेंस जो होता है ना उसका जस्ट अलग है। ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की जब भी बात की जाएगी तो आप लोगों के सीरीज के साथ कनेक्टेड होगा, पैरेलल मतलब क्या होता है? इस तरीके से वो कनेक्टेड होंगी पैरेलल में। ठीक है, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो आप लोग सीधा सीधा दिमाग में बिठा लीजिए किस तरीके से होगा। बोलो सर इस तरीके से ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, ये आप लोगों का क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस के अंदर अगर आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो ये आप लोगों का सीधा सीधा कितना हो जाता है कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में क्या हो जाएगा? 1/C3। इस तरीके से आप सभी का ये हो जाएगा। अगर n है तो ये n तक चला जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नेट चार्ज जो होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है? अगर मैं नेट चार्ज की बात करूंगा तो वो क्या रहेगा भैया? सेम रहेगा। जैसे Q इज इक्वल टू मान लीजिए Q1 Q2 Q3 आप लोग मान लीजिए, ये क्या है तुम्हारा? रिमेन क्या रहने वाला है? रिमेन आप सभी का सेम रहने वाला है। दिमाग में बिठा लीजिएगा, चार्ज सेम रहेगा इस केस के अंदर। क्योंकि आप सभी जानते हो ना कि जैसे रेजिस्टेंस का केस देखते हो तो सीरीज के अंदर हमारा पोटेंशियल क्या रहता है बेटा? आप सीरीज के अंदर पोटेंशियल तो क्या रहता है? हमारा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर डिफरेंट होता है लेकिन करंट हमारा क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो उसके अंदर करंट हमारा क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ये आप सभी के सामने आ गया। अगर मैं इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो पैरेलल जब कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा? बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? बोला सर पैरेलल इस तरीके से होता है। ये जो कॉम्बिनेशन इस तरीके के होंगे इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोल देते हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग इसके अंदर बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 C3, तो इसको जब सॉल्व करते हो तो ये तुम्हारा हो जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और टिल द एंड ऑफ कितना जाएगा? Cn। आपको याद रखना है कि जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। जैसे रेजिस्टेंस यहां पे बात करोगे सीरीज के अंदर तो कितना आता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी यहाँ पे जो सीरीज के बाद में पैरेलल में जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस की तो यहाँ पे कितना हो जाता है? बोलो सर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज के अंदर 1/C इक्विवेलेंट यानी कि जस्ट अपोजिट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और टिल द एंड ऑफ कहां तक जाएगा? 1/Cn तक जाएगा। और अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लोगे। अगर पैरेलल और सीरीज की बात हम लोग यहां पे करते हैं तो आ गया भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे आ गया कैपेसिटी। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करता हूं तो उसका केस है, तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा जिससे आप लोगों के दिमाग में चीजें आएगी। मैं पहले यहां पे नॉर्मल केस लूंगा, फिर उसके बाद में चीजें मैं आप लोगों को और कनेक्ट करूंगा। नॉर्मल केस लूंगा। नॉर्मल केस का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूं कि उसके अंदर फ्री स्पेस या वैक्यूम है, फ्री स्पेस ही मान लो कि जब आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसके अंदर क्या है? फ्री स्पेस है। ठीक है जी, तो चलो आओ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पे पैरेलल प्लेट की। किसकी बात कर रहा हूं? पैरेलल प्लेट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो ये पैरेलल प्लेट है। ठीक है जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात है। ठीक है, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आइए दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि मान लीजिए जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, सीधा सीधा दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, यानी कि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव है ये। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस तरीके से आप लोग इसको प्लेट ले लीजिए, प्लेट कंसिडर कर लीजिए ना यार, थोड़ा सा प्लेट सी लगे ये। ठीक है, और नेगेटिव की बात करते हैं तो ये प्लेट सी लग रही है ना यार, कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा है? मैं सोच रहा हूँ प्लेट सी लगे, ये नेगेटिव हुआ। ठीक है जी, ओके।
अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बोले सर इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिफरेंस मान लीजिए, मैंने बोला डिस्टेंस सेपरेशन है वो d है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a है, ठीक है जी। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a है। इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज प्लस है, इस पे माइनस है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ, दिमाग लगाना, दिमाग थोड़ा सा चलाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखो आप सभी जानते हो, मैं सिंपल आपको बोलूंगा कि भैया Q बराबर क्या होता है? CV आप सभी का होता है, बोलो भैया बिल्कुल है। Q बराबर क्या है? CV है। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ दो केस, देखो अभी आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का केस पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? E का केस पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए? सब लोग पढ़ के आए हो? पढ़ के आए तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर अगर मैं मिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं प्लेट्स की वजह से, तो आपको पता है ना एक प्लेट की वजह से कितना होता है? बोलो सर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया बिल्कुल होता है। अगर ऐसा है तो यहां से अगर मैं इसको देखूंगा, दोनों प्लेट्स के लिए निकालूंगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पे एक की वजह से इतना है, तो अगर दोनों प्लेट्स की वजह से निकालना चाहूंगा बीच में मिड पॉइंट में, तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा? ई नेट आप सभी का हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को क्या लिखते हो? बोलो सर चार्ज पर यूनिट एरिया, और एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाता है। यानी कि ये हुआ E की वैल्यू, ठीक है, मैं मान लिया E की वैल्यू है, चलो ठीक है। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा है ना, अभी एक रिलेशन पढ़ के आए थे, E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई बीच की सेपरेशन मान लो D है, तो यहां से अगर मैं V निकालना चाहूंगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू में D आप सभी का हो जाएगा। और E क्या है? बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है? बोला सर Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट है, और इंटू में क्या हो जाएगा? D है मेरे भाई। अगर ऐसा है तो ये V की वैल्यू आ गई है, और V की वैल्यू आ गई तो तुझे चाहिए क्या? बोला सर C की वैल्यू चाहिए, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोला सर Q बटे में V आप सभी का है, और Q अगर ये आपके पास है तो Q डिवाइडेड बाई Q इंटू में D, और ये जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। यानी कि यहां पे बात करोगे किससे क्या कट जाएगा? बोला सर Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आप सभी का हो जाता है। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं, फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है, ये क्या है? तुम्हारा फ्री स्पेस है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। मैं फ्री स्पेस की बात यहां पे कर रहा हूं, सिर्फ मैंने फ्री स्पेस की बात की, उसके अलावा मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ फ्री स्पेस की, ठीक है जी। ये फ्री स्पेस की बात कर लिए कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आप सभी का आ जाएगा। यानी कि सर अगर इस कैपेसिटेंस की बात करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के हैं। यानी कि जितना मेरा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा। क्यों? क्योंकि एरिया जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है चार्ज ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है चार्ज की बात आ रही है, ठीक है, चार्ज की बात है, ठीक है। यहां पे ये हुआ। और अगर मैं यहां पे बात करूंगा कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी को अगर आप लोग बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब मान लीजिए कल को तुम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दो तो क्या होगा? तो आप सभी को पता है ये क्या है? फ्री स्पेस के लिए। ये क्या है? फ्री स्पेस के लिए, ठीक है जी, फ्री स्पेस के लिए। अगर मैं बात करता हूं यहां पे कोई मीडियम आप लोग लेके आते हो तो क्या हो जाएगा? बोला भैया मीडियम के केस में आपने पढ़ा है ना, बोला सर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोला सर ये डिवाइडेड बाई, यानी कि सर ये हमारी हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और K क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि सर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मीडियम आते हैं सिर्फ इतना सा होगा कि ये क्या हो जाएगा? K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मीडियम है तो क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D आप सभी का हो जाएगा। तो चलिए मीडियम के केस में लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि कैपेसिटेंस, ठीक है जी, कैपेसिटेंस की बात अगर हम लोग यहां पे करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर कैपेसिटेंस की बात करोगे तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D आप सभी का हो जाएगा। इन द केस ऑफ जब आपने क्या किया है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा दिया, मीडियम आपने यूज किया, ठीक है जी। अगर मीडियम यूज किया है तो अब मेरी बात सुनिएगा यहां से, अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं इसको थोड़ा सा C डैश बोल देता हूं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D आप सभी का हो गया है। और इसकी बात करोगे तो ये क्या है? एयर का केस वाला है कि जब आपका कैपेसिटेंस क्या था? जब एयर आपका बिटवीन इनके था तब की बात है। और अगर ऐसा केस आप सभी के सामने है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? बोलो सर इसको मैं बोल देता हूं C। यानी कि सर C डैश बाई C का रेशो अगर निकालोगे तो K के बराबर आएगा। यानी कि अगर आपको कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोले, क्या करें? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो उस केस के अंदर आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे? यहां पे C डैश बाई C का जो रेशो है ना उसको डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे? C डैश बाई C का रेशो है ना उसको डिवाइड कर दोगे, जिससे आप सभी को सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है जी। C बाई डैश C इज इक्वल टू C बाई डैश को आप लोग क्या कर दोगे? डिवाइड आप लोग यहां से कर दोगे। तो इस तरीके से आप सभी का ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? सभी के दिमाग में बैठ गया होगा। अगर ये दिमाग में बैठ गया है मेरे भाई तो यहीं से एक और चीज आपके दिमाग में आ सकती है कल को। बोला सर फिर ये फॉर्मूला कहां से आया? पहले
मैं बोलता हूं कि भैया आप जानते हो ना एक चीज, बोला क्या जानते हैं, जब भी एयर की बात की जाती है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करोगे तो कितनी वैल्यू होती है उसकी, एयर के केस में 1 होती है, और 1 होते ही क्या हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 कब हो जाएगा, जब सी डैश बराबर हो जाएगा सी के, जब कौन सा केस होता है ये, इन द केस ऑफ एयर की बात है, और ऐसा केस होगा तो के की वैल्यू क्या होती है भैया, सीधा सीधा 1 होती है। आपको पता होना चाहिए के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए फॉर एरिया ऑफ ईच प्लेट है, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो ये तुम्हारा नॉर्मल केस हुआ। अगर कल को तुमसे बोल दिया जाता है, देखो ये रहा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, देखो के की वैल्यू क्या होती है 1 है फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए, तो वही चीज है, देखो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है जो आपने यहां पे निकाली हुई है, सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है जो आपने यहां पे निकाली हुई है, ठीक है, ये रही एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर के रेस्पेक्ट में निकालते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो उस केस में के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का हो जाता है, मान लिया सर, ठीक है। लेकिन कल को मान लीजिए ऐसा भी हो जाए कि सर इसके बीच में आप लोग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दो, तो क्या होगा। अब देखो स्लैब को जब तुम लोग इंट्रोड्यूस करते हो ना, उसके 3 केसेस बनते हैं। एक केस बनता है पार्शियली फिल का, एक होता है फुल्ली फिल का, और थर्ड जो केस होता है ना वो आप सभी का होता है यहां पे जब आप लोग मेटल जो शीट होती है या मेटल स्लैब होती है उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हो, उसकी बात होती है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पहला केस लिया है जब पार्शियली फिल की कंडीशन हो। क्या होती है बेटा, जब मैं बात कर रहा हूं पार्शियली फिल की, ठीक है जी, 3 केसेस हैं, याद रखना, जेई वगैरह में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पार्शियली फिल्ड की बात है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है, जब आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है, देखो यहां पे क्या है, व्हेन स्लैब इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, स्लैब की बात है, ओके। देखो मान लीजिए मैंने बोला कि सर ये मेरी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। दिमाग में बिठाते जाना, आप चीज़ों को देखना, समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, मैं पॉजिटिव इसको कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है बेटा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है जी। इसके बीच में तुमने क्या किया है, स्लैब को डाल दिया है। अगर स्लैब को ये डाला है तो ये लो भैया, इसके अंदर ये स्लैब आ गई है। अब ये पूरी फील्ड नहीं है भैया, फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड की कंडीशन है, स्लैब की बात है। ये लो मैंने ये स्लैब डाल दी है, ठीक है जी। अगर ये स्लैब डाल दिया है तो ऑब्वियसली बात है, देखो पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, डी थी, और इसकी थिकनेस कितनी है, जो स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी है, बोलो सर टी है, स्लैब की टी है। और आप सभी को पता होना चाहिए एक और चीज, बोलो सर क्या, कि अगर इसके अंदर इसको रखोगे तो पोलराइज्ड होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इधर की साइड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, 2 डायरेक्शंस आप सभी को देखने को मिलेगी। एक चीज और बताओ कि सर मैं बोलता हूं कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, ये तुम्हारी क्या है, इनिशियल की बात है, ठीक है, इनिशियल की बात है, बोलो हाँ या ना। ई नॉट की जब बात करते हो, ये है इनिशियल ही है, ओके चलो ठीक है, मान लिया मैंने, अगर ये इनिशियली है तो ठीक है। दूसरा कौन सी होगी, बोला सर एक डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, किसकी वजह से, जो ये वाला है तो इसको मैं मान लेता हूं कि लाइक ई आई, ठीक है। तो यहां से अगर ई इफेक्टिव निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं सिर्फ ई इफेक्टिव की बात करता हूं तो ई इफेक्टिव क्या होता है बेटा, ई नॉट माइनस ई आई आपका होता है जो इफेक्टिव पार्ट में बचा हुआ है, राइट है, इफेक्टिव पार्ट में बचा हुआ है, बोलो हाँ कि ना, बोलो सर बिल्कुल ओके है। अगर मैं यहीं पे एक चीज और कहता हूं, सुनना, अगर ये मेरी पैरेलल प्लेट है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोला सर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, और इसको लिखोगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A आपका होता है, बोलो राइट है सर। और अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेरा गोल है Q बराबर CV जो है, जहां से मेरे को C निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। मेरे को सिर्फ ये जो काम मैं कर रहा हूं ना, सिर्फ मैं किसके लिए कर रहा हूं, V के लिए कर रहा हूं, जो मेरा V मुझे मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, बस V मेरे को मिल जाए। चलिए ठीक है, V निकाल लेते हैं। तो यहां पे 2 केसेस हुए, मेरी बात सुनना। अगर मैं ई इफेक्टिव की बात करता हूं, देखो एक तो ई नॉट इनिशियली था, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ई इफेक्टिव की बात है जो खाली हिस्से के अंदर है, बोलो हाँ या ना। अब मैं एक काम करूं, सुनना ढंग से, या फिर इसको एक काम करते हैं, रुको एक और मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, सुनना ढंग से, थोड़ी सी चीजें एक बार मैं और थोड़ी चेंज करता हूं। देखो आप मेरे को बताना, मैं इसको थोड़ा सा यहां से चेंज करना चाह रहा हूं। देखो आप लोग जानते हो कि ई का रिलेशन क्या होता है, बोलो सर E की बात करोगे तो E इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू में D होगा या नहीं होगा। एक सिंपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना, क्योंकि आपने जानते हो ना कि भैया अभी पढ़ के आए हो रिलेशनशिप क्या होती है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, रुको एक मिनट, ये आप लोगों का क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है, और यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू में D, बोलो हाँ कि ना। यही होता है अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे अपने पास 2 डिस्टेंस होंगी, एक तो होगी इफेक्टिव वाली और एक होगी नॉर्मल वाली। इफेक्टिव वाली कौन सी होगी, जो स्लैब की वजह से है,
ठीक है, और दूसरी वाली कौन सी होगी, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि v इज इक्वल टू, मैंने बोला एक तो मेरी डिस्टेंस कौन सी है, जो ये खाली बची हुई है, ये खाली कितनी होगी, ये खाली होगी d माइनस टी कर दो, इतने के बराबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में d माइनस टी आप सभी का हो जाएगा, और प्लस में इफेक्टिव किसकी वजह से होगा, जो स्लैब वाला है, तो ई इफेक्टिव, ठीक है, जो स्लैब का, सिंपली इफेक्टिव ही मत बोलो, ई इफेक्टिव के रेस्पेक्ट में ले लो, चलो ये इफेक्टिव या ई आई जो है ना, इसको ले लो, इसको ई इफेक्टिव ले लो, क्योंकि इफेक्ट तो इसकी वजह से ही आएगा ना, किसकी वजह से, स्लैब की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ई इफेक्टिव और मल्टीप्लाई बाई स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है, ठीक है जी, स्लैब की थिकनेस टी है। अब मुझे बताइए, अगर आपका नॉर्मल ई होता है तो आप लोग क्या लिखते हो, बोलो सर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, बोलो हाँ या ना, लेकिन सर जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बोला सर सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। अगर मैं यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, बोला सर डी माइनस टी प्लस में टी बटे में के आप सभी का हो जाता है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो राइट है सर। अगर है तो एक काम और करें, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो सर क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, और अंदर क्या हो जाएगा, बोलो सर अगर ये डी दे रखा है, डी यहां ले लीजिए और यहां पे माइनस का टी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन के आप सभी का हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ गया है। अगर ये पोटेंशियल आ गया है तो अब क्या होगा, बोलो सर पोटेंशियल आ गया है तो सी बटे में क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू बटे में वी हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, तो क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और ये क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई यहां पे किससे हो रही है, ये बोला सर डी माइनस टी से 1 माइनस 1 अपॉन के आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू से ये क्यू गया, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी ए माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के आप सभी का हो जाता है। तो ये आप लोगों का क्या है, कैपेसिटेंस की बात है, जब ये कौन सी कंडीशन होती है, पार्शियली फिल की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, पार्शियली फिल की कंडीशन है, तो आप लोगों का ये होता है, दिमाग में बिछा लीजिए। डी हमारी क्या होती है, बोला सर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या होती है, सेपरेशन की बात है, ठीक है जी, सेपरेशन की बात है, और ये क्या होती है, थिकनेस की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि कितनी इसकी थिकनेस है, समझ में आ गया होगा। तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, जो आप लोगों का ये पूरा का पूरा होता है। ये तुम्हारी कंडीशन हुई पार्शियली फिल की। क्या होती है बेटा, ये जो कंडीशन है ये कौन सी हुई है, पार्शियली फिल की कंडीशन हुई है। तो डी माइनस टी प्लस में ये 1 अपॉन टी ये हो गया था, यहां से आपने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है, तो डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको करते हो। ये तो तुम्हारी तो पार्शियली फिल की कंडीशन। अब मैं करता हूं फुल्ली फिल की कंडीशन। देखो पार्शियली फिल तुमने कर लिया, फुल्ली फिल हो गया तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। देखो कई बार तुमसे पूछा जाता है सवाल, पार्शियली फिल और फुल्ली फिल की बात जब की जाती है, यार पेज कहां गया, वो खाली करना पड़ेगा, रुको एक मिनट, रुको एक बार, चलो एक मिनट रुको, अबे यार शिट, ये तो फुल्ली फिल का। मैं देखो तुम्हें यहीं से 2-3 चीजें सिखाऊंगा, उनको समझना अच्छे से, जिससे तुम्हें पता लगेगा। नहीं करोगे तो नहीं पता लगेगा। रुको, ठीक है चलो आइए। कंडीशन कौन सी है पहली, ये तुम्हारी है पार्शियली फिल की। पार्शियली फिल्ड है, ठीक है जी। कौन क्या आया, बोला सर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। क्या यही था, क्या यही था, हाँ भाई यही था ना, क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, फुल्ली फिल्ड की। देखो ये तो पार्शियली थी, अब मैं बात कर रहा हूं फुल्ली फिल्ड। हाँ भाई किसकी बात कर रहा हूं, फुल्ली फिल्ड की बात यहां पे कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, अगर फुल्ली फिल्ड की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड का कंडीशन ये है कि जब आप लोगों का इनके बीच का जो ये डिस्टेंस था ना, जब आपका डी बराबर किसके आ जाए, टी के आ जाए। जब डी बराबर किसके आ जाता है, टी के आ जाता है, उस कंडीशन की मैं बात करता हूं, उसको मैं बोलता हूं फुल्ली फिल्ड। तो ठीक है जी, यहां पे आओ, ये लो, यहां पे आया, ठीक है जी। अब इनके बीच में तुमने क्या किया है, स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये लो,
ये कर दिया है मैंने स्लैब को इंट्रोड्यूस, ठीक है जी। अब ये क्या हो गई है, फुल्ली फिल की कंडीशन हो गई है। मैंने इसके अंदर स्लैब को क्या किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये स्लैब क्या हो गई है, डी बराबर टी क्या हो गया, मतलब फुल्ली फिल हो गई है। जब आपको कंडीशन लग रही है ना कि डी बराबर टी है, तो उस केस में ये क्या होती है, फुल्ली फिल की होती है। तो यहां पे आप लोग लिखोगे, याद रखना इस वाले से भर भर के सवाल तुमसे पूछे जाते हैं सीयूईटी के अंदर, इसी से आता है सीयूईटी के अंदर, ठीक है। और यहां से बोर्ड के अंदर भी बहुत कम चांसेस है, यहां से नहीं आएंगे। नॉर्मल जो आता है फुल्ली फिल पे आता है तुम्हारा, किस पे आता है, फुल्ली फिल पे। तो उस केस में क्या हो जाता है, बोलो सर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी माइनस क्या हो जाएगा, टी की जगह भी डी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है जी। तो एक काम करोगे, डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, बोलो सर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस डी प्लस में क्या हो जाएगा, डी बटे में के, ठीक है जी। तो इस डी से ये डी गया, के ऊपर जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो ये तुम्हारी वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये जो कंडीशन होती है ना बेटा, ये तुम्हारी होती है फुल्ली फिल की, जो आपको ये दे रखी होती है, जो आपको अभी तक ये सॉल्व करवाते हैं ना बोर्ड के अंदर, वो होती है फुल्ली फिल की कंडीशन। अगर तुम्हें मार्क्स निकालने, तो अगर तुम्हें मार्क्स निकालने तो ये क्या होती है, फुल्ली फिल की कंडीशन है। देखो क्या यही थी, ये रही, देखो कहां गई, फुल्ली फिल की ये रही। देखो ये जो फॉर्मूला था ना कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये वाली जो कंडीशन है ना, तो ये तुम्हारी क्या होती है, फुल्ली फिल की कंडीशन होती है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तुम्हारी हुई फुल्ली फिल की कंडीशन कि ठीक है भाई, इसको पूरा भर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी बात हमने यहां पे कर ली है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फुल्ली फिल की कंडीशन। अब यहां पे तुम क्या करोगे, जैसे अगर एयर के लिए निकालना है तो तुम खुद देखो, अगर मैं फुल्ली फिल को ही उठा लेता हूं, देखो फुल्ली फिल में क्या है, बोलो सर सी इज इक्वल टू क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। तो आपको पता है ना कि एयर के लिए, अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर के लिए के बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का आ जाता है, जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था। तो ये तुम्हारा होता है एयर के लिए। तो इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी फुलफिल कंडीशन है। जैसे आप लोगों को सवाल के अंदर बोला जाएगा कि आप लोगों की सेपरेशन 3 mm है, तो और इनकी थिकनेस भी क्या है, 3 mm है। तो आप लोग खुद देखिए ना, 3 mm और 3 mm, 3 mm और 3 mm, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल आप लोगों का बराबर है, डी बराबर किसके, टी के है। तो इस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करते हो। अब बात आती है थर्ड, कि भैया मान लीजिए कल को मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेटल डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मेटल स्लैब को अगर इंक्लूड कर दिया, डाल दिया इसके अंदर, तो क्या होगा भैया, देखो अगर मेटल के लिए बात करते हो तो के क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 1 अपॉन के की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। 1 अपॉन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर 1 अपॉन के की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या आ जाएगा, बोला सर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी माइनस टी, 1 माइनस 1 अपॉन के आप सभी का होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी आप सभी का हो जाता है, क्या हो जाता है, डी माइनस टी। टी का मतलब क्या हो गया, थिकनेस की बात करोगे, जितनी भी थिकनेस इसके अंदर दे रखे, टी का मतलब क्या होता है बेटा, थिकनेस की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाता है थिकनेस, ठीक है जी। तो आ जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ये आप लोगों के लिए है मेटल के लिए, ठीक है। तो ये आपने कर लिया है मेटल के लिए कि सर मेटल अगर होगा तो क्या होगा, पार्शियली फिल की कंडीशन होगी तो क्या होगी, फुल्ली फिल की कंडीशन होगी तो क्या होगी। तो ये 3 कंडीशंस पे आप लोगों के सवाल बनते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इन तीनों को आप लोग कर लेते हो ना, तो देन आपके सारे सवाल बन जाते हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड की बात कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, ये देखो मैंने कराई दिया है, हाँ, सेम टू सेम ही है ये तो। चलो इसको हटा देते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड की बात कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, देखो एनर्जी स्टोर की बात करते हो तो कितनी होती है एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है इसका। एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात करते हो तो कितनी होती है भैया, एनर्जी स्टोर्ड की बात कितना होता है, बोला सर एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है जी, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। अगर Q बराबर CV है, क्या है, Q बराबर अगर CV है तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोला सर U बराबर 1/2 C, ठीक है जी। और V बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर Q बटे में C लिख सकते हो, तो इनटू में हो जाएगा Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, ठीक है, Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, अलग अलग फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा, एक C से एक C गया, यानी कि 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C आप सभी का हो गया, ठीक है। और थर्ड की मैं बात करता हूं तो ये आपका हो जाता है हाफ, C की जगह रख लो, यहाँ पे C क्या हो जाएगा, बोलो सर C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। तो Q बाई V है, तो इंटू में क्या हो जाएगा, Q बाई V, इंटू में हो जाएगा V स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, एक V से एक V गया, क्या हो जाएगा, बोलो सर 1/2 QV, ठीक है जी, 1/2 QV आप सभी का है। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आप सभी का होता है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हो गया। इसके अलावा इसमें बैटरी कनेक्टेड है और वो सारी चीजें हैं, तो उनको मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उस टाइम पे मैं आप सभी को कराने वाला हूं, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए।
प्रैक्टिस सेशंस भी लाइव आप सभी के लिए आने वाले हैं फ्राइडे को, और उसके अलावा आप लोगों के रेगुलरली जो सेशंस होंगे, कम्युनिटी जो है ग्रुप, उसके ऊपर आप सभी को मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली आप लोग उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने सारी चीजें आप सभी को करा दी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ कनेक्ट करना, तैयारी को जबरदस्त तरीके से करने के लिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर। Y485 जो कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात करूं, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, नोट्स रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं, तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल करोगे, उसमें लिख दोगे कि सर हमें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, ठीक है, मैं इस क्लास में हूं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, तो कम्युनिटी ग्रुप है, उसके अंदर जुड़ जाइए। आप जैसे प्यारे प्यारे लगभग 21-22 हजार बच्चा इस पे जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाती हैं, ठीक है बेटा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कैसे एनरोल करना है वो भी मैं एक बार मैं बता देता हूं आप सभी को बैच के अंदर। तो बैच के अंदर एनरोल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7, पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन इसके बाद में आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही मेरे वीर आप जाओगे आप लोग, तो आप लोगों को क्या करना है, यूजी और पीजी सेलेक्ट करना है। यूजी पे क्लिक करना है, यूजी के बाद में साइंस पे जाओगे, और यहां पे देखो जितने भी लेटेस्ट बैचेज होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। जितने भी लेटेस्ट बैचेज होते हैं तो आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आपको, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग कोशिश करिएगा इसको ऑल नाउ पे जाके, यहां पे देखो ये रहा, महापैक के अंदर जुड़िएगा। महापैक का बेनिफिट पता है क्या है, लास्ट तक आप सभी को इसके अंदर जितने भी बैचेस आएंगे ना अड्डा 24/7 पे, वो सारे इसके अंदर मिलेंगे। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे, बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सर इसके अंदर आप लोग हमारे साथ पूरे साल भर कनेक्ट रहोगे, ठीक है। यहाँ पे कूपन कोड जो आपको यूज करना है क्या है बेटा, कूपन कोड, चाहे बैच लेना चाहते हो तो बैच ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Y485, ठीक है, Y485 है। जैसे आप सभी इसको लगाओगे, Y485 लगाते हैं, देखो ये 14,939.17 में मिलेगा, जिसके साथ आप लोगों को बुक्स भी हैं, वो भी आप लोगों को घर पे डिलीवर की जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर लेटेस्ट बैचेस की बात की जाती है, तो आप लोग हमारे साथ लेटेस्ट बैचेस में जुड़ोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस आते हैं वो सारे आते रहते हैं, तो उनको आप लोग एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कैसा लगा, और किस चैप्टर का आप वन शॉट चाहते हो जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपके अंदर आ जाए एकदम बढ़िया लेवल का कॉन्फिडेंस। थैंक यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।